Welcome everyone to the second anniversary special training program. This training we have organized for 2 days. It will be a 2 hour session today and we will have a 2 hour session tomorrow. Right from the beginning, we will try to inculcate what is the requirement of saving, what kind of investment you can do, why you should do investment, what are the best ways or best places where you can invest the money. आप कहाँ invest कर सकते हो, क्यों invest करना चाहिए, कैसे invest किया जाता है, यहाँ से लेके हम इक्विटी में जो इन्वेस्ट करते हैं हम लोग. Guys, request you all to mute please. केतन भाई, कैन यू म्यूट प्लीज. ओके. सो वहां से लेके क्या क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए से लेके वी विल गो इनटू डीप्स लिटिल बिट डीपर के फंडामेंटल्स एक स्टॉक के क्या होते हैं, व्हाट यू शुड लुक एट बिफोर बाइंग द स्टॉक, क्या देखना चाहिए, क्या फंडामेंटल्स देखने चाहिए एक स्टॉक खरीदने से पहले, एंड व्हाट आर द टेक्निकल पैरामीटर्स that you should study while buying stocks, and what are the technical parameters, how to study the technical parameters, फंडामेंटल क्या होते हैं, कहां से मिलते हैं, कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये सब हम थोड़ा थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे. अब मैंने जो ईमेल किया था आप लोगों को, और कुछ लोगों को यू शुड just one, give me just one. तो कुछ लोगों को जिनको भी ईमेल मिला है उनको मैंने 2 ऐप डाउनलोड करने को बोला था. आई रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड 2 couple of apps. One is Trendline, which you should download on your mobile, Trendline app. And the other app that I have requested is Money Control. Most of you might be having that app on your mobile already. And वो दोनों ऐप आपको खोलना है, डाउनलोड करना है, और उसमें आपका लॉगिन भी करना है. और सेम ऐप इन योर लैपटॉप ऑल्सो, यूज उनका वेबसाइट है तो वेबसाइट में जाके सेम आईडी से आपको लॉगिन करना है मनी कंट्रोल में, ट्रेंड लाइन में और ट्रेडिंग व्यू में. इन दिस 3 apps not only you should download, guys you have to mute yourself please. हितेश भाई, ओके. सो ये तीनों ऐप, हितेश भाई प्लीज म्यूट म्यूट करना है. तो सर आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, प्लीज म्यूट कर दीजिए आप. मैंने म्यूट किया था आपको, अब मत खोलिए, काफी डिस्टरबेंस होता है. अदरवाइज वी विल रिमूव यू फ्रॉम द ट्रेन. ओके. तो ये जो 3 ऐप आपको बताई गई है ईमेल में, ट्रेडिंग व्यू, ट्रेंड लाइन एंड मनी कंट्रोल, ये तीनों ऐप आपके मोबाइल में आपको डाउनलोड करनी है. ओके. यू हैव टू क्रिएट अ लॉगिन आईडी इन दीज 3 apps, और आपके लैपटॉप में भी वो तीनों ऐप की वेबसाइट खोल के उसमें सेम आईडी से लॉगिन करना होगा. क्योंकि ये सिर्फ लेक्चर नहीं है 2 दिन का, इसमें हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे. ये वर्कशॉप है, इसमें हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ मैं एक्सरसाइज करने के लिए आपको बोलूंगा. तो आप प्लीज ये तीनों ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किए तो आप डाउनलोड कर दीजिए. ओके. सो आई विल स्टार्ट विद अ बेसिक प्रोफाइल अबाउट माई सेल्फ, कि मेरी जो जर्नी थी
आपको ये जानने का पूरा हक है कि जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है या जो आपको ये सब इन्वेस्टिंग की बात बता रहा है, तो मेरा खुद का बैकग्राउंड क्या है। सो मैंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया था, फिर मैंने बीए और एमए किया इंग्लिश लिटरेचर में, एंड आई डिड माय पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट एज वेल एज आई डिड माय एमबीए ऑल इन मार्केटिंग। उसके बाद मैंने जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मैनेजमेंट है, एनआईएसएम, उनकी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एग्जाम दी हुई है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की एग्जाम दी हुई है, इक्विटीज एंड डेरिवेटिव्स, एंड रिसर्च एनालिस्ट, ये 5-6 कुछ एग्जाम्स दी हुई हैं। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है, जो चलता रहता है, चलता रहना चाहिए। तो आप लोगों तक अच्छी हम अच्छे कॉल्स दे सके, अच्छी सुविधाएं दे सके, अच्छा एजुकेशन दे सके, इसलिए हम कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। In my last assignment, in my last job, I was a part of a multinational company. I was based in Dubai and I was taking care of 18 to 20 countries out of दुबई। पाकिस्तान से लेके अफ्रीका तक के सारा जो रीजन है, उसमें मैं 18 से 20 कंट्रियों का सेल्स मार्केटिंग का हेड था। उसके बाद एक ड्रीम था कि इंडिया आएंगे, इंडिया के खुद का बिजनेस चालू करेंगे। तो since last 2 years I came back to India, or at present I am part of two companies. One is Happy Candles Investment, as you know, where I am the co-founder of the company, and the other company is Wellfield Trading and Consultancy, जहाँ पे मैं एक बिजनेस पार्टनर के तौर पे फंक्शन कर रहा हूँ। मेरी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है, ये आज से करीब 25 साल पहले, जब मैं अर्ली 20s में था या लेट टीन्स में था, तब शुरू हुई थी। और तब से लेके आज तक जो भी विजडम गेन किया है एक्सपीरियंस से, एक्सपर्ट से बात करके और बुक्स पढ़ के और खुद पे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो मेरा निचोड़ है, जो मेरा लर्निंग है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो आज हम 2 दिन में शेयर करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग इन्वेस्टमेंट की जर्नी इस तरह से थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हैप्पी कैंडल्स इन्वेस्टमेंट जो है, उसका मेन एम है, देखो आपको काफी वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, काफी सारे लोग मिल जाएंगे जो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं, जार्गन्स यूज करते हैं। लेकिन हमारा जो एक मोटो है वो है किस, दैट इज कीप इट सिंपल एंड सिली। यूएस नेवी का जो एक स्लोगन था कि जितना हो सके उतना चीज को सिंप्लीफाई करके आपको आप तक नॉलेज पहुंचाना, ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का, यही हैप्पी कैंडल्स इन्वेस्टमेंट का एक मोटो है, एक ध्येय है, जिसपे हम चर्चा करते हैं। ये 2 दिन का वर्कशॉप जब खत्म होगा, तो आई होप दैट यू गाइज विल बी enriched by the combined experience of our team, and we hope that the efforts that we are putting right now, उसका आप सबको काफी फायदा होगा। Now coming to the first and most basic question कि भाई why to save money, हमको जो पैसा है वो सेव क्यों करना चाहिए, अगर पैसा सेव नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए कि अभी आपका एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है और एक परमानेंट सोर्स ऑफ एक्सपेंस है। उसके अलावा कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो एक बार आते हैं या हर महीने नहीं आते, बट कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो हर महीने आते हैं, रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। और कुछ एक्सपेंस होते हैं जो अनप्लान्ड आ जाते हैं, या कुछ एक्सपेंसेस साल में एक बार, 2-3 साल में एक बार आते रहते हैं, राइट। सो यू हैव एन इनकम एंड you have expenses to deal with. Now, when you have and you have a certain set lifestyle, जिसको आप चेंज नहीं करना चाहेंगे, जिसको आप हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहेंगे,
नाउ जब आप पैसे बचत करते हैं, व्हेन यू सेव मनी, तो क्या होता है कि एक तो वो उस टाइम पे काम आता है जब आपका एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम में कुछ वेरिएशन आता है। परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप रिटायर हो गए तो शायद कई बार क्या होता है कि अपना जो सैलरी आता है वो बंद हो जाता है, तो उस टाइम पे हमको हमारे एक्सपेंसेस अगर किए हों तो वो काम आते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कोविड में जैसे हुआ था कि ऐसा भगवान करे दूसरी बार आगे फिर से कभी ना हो, लेकिन सैलरी लोगों की कम हो गई थी, कुछ महीनों के लिए सैलरी बंद हो गई थी। तो जिनके पास ये सेविंग्स नहीं था या सेविंग्स नहीं होता है, उन लोगों को काफी दिक्कत होती है। तो इन्वेस्टमेंट तो बाद में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में होता है कुछ सेविंग्स करना या कुछ सेविंग्स कर पाना। अगर आप हैंड टू माउथ सिचुएशन में हैं, then you know the life becomes difficult when your permanent source of income जो है उसमें कुछ हलचल हो जाती है, या वो बंद हो जाता है, या वो कम ज्यादा हो जाता है। तो ये जो मनी आपने जो सेव किया, वो पैसा आपको काम आएगा इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी या इन द टाइम्स ऑफ रिटायरमेंट। या ऐसा हो सकता है कि भाई मेरा एक परमानेंट एक्सपेंसेस है और मेरा एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है, मेरी कुछ सेविंग जो है। गाइस किसी का मोबाइल जो है वो अनम्यूट है, या लैपटॉप जो है वो अनम्यूट है, प्लीज रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इसको म्यूट रखें। जब कुछ इंटरेक्शन करना होगा तब मैं आपको बताऊंगा, तब हम अनम्यूट करके बात करेंगे। ओके, सो इसलिए लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आपके पैसे बचाने चाहिए। आपका एक्सपेंसेस उतनी हद तक रखो जितना आपके आपका मतलब, वो बोलते हैं ना गुजराती में कहावत है, हिंदी में भी कहावत है कि भाई जितनी चादर हो पैर उतना ही लंबे करने चाहिए, राइट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो ये जर्नी की सबसे पहली शुरुआत जहां से होती है वो है कि आपको बचत करनी पड़ेगी या बचत करनी चाहिए। ओके, फिर अब जब आपकी बचत हो गई, यू हैव अ पूल ऑफ मनी जो आपने इकट्ठा कर लिया है, अब वी कम टू इन्वेस्टमेंट। अब हम उस चीज पे आते हैं कि भाई ये मेरा पैसा तो है, अब इसको रखना कहाँ पे। तो सबसे सीधी और सरल बात है कि हम उसको बैंक में रखते हैं। तो जब बैंक में रखते हैं तो इंडिया में सेविंग्स बैंक जो है वो आपको 2-3% रिटर्न देती है, राइट। कुछ कुछ कंट्री में तो वो नेगेटिव रिटर्न होता है या जीरो रिटर्न भी होता है जब आप अपने सेविंग आपके खुद के सेविंग्स अकाउंट में पैसे डालते हैं। अभी चलो कुछ नहीं कुछ आप बोलोगे भाई 2-3% रिटर्न तो मुझे मिला, आई एम गेटिंग 2-3% रिटर्न, सो बिग डील, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट आई एम गोइंग टू फेस। द प्रॉब्लम इन दिस केस दैट यू माइट फेस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन या महंगाई। अभी आप देखिए कई आपके पिताजी या दादाजी या ये सब होंगे, ये कई बार बात करते हैं या बताते हैं कि नो हमारे जमाने में तो घी 10 रुपये किलो था, या हमारे जमाने में तो रेमन का कपड़ा 50 रुपये मीटर मिलता था, तेल 30 रुपये लीटर था, शुगर 5 रुपये लीटर थी, 5 रुपये केजी थी। सॉरी, राहुल गांधी जैसी बात कर दी मैंने कि भाई शुगर को लीटर में बेचा। लेकिन जो बेसिक थिंग इज कि जो प्राइस है वो हमेशा बढ़ती रहती है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ता रहता है। आप इनपुट कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ता रहता है। आज जो सैलरी में 10 साल पहले एक लेबर काम करता था, आज उससे कई गुना उसको सैलरी देनी पड़ती है कंपनी मालिक को। तो इस हिसाब से जो बेसिक रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो बढ़ता है, चीजों का कॉस्ट बढ़ता है, द प्राइस इंक्रीजेस एंड देयर इज इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है और चीज का भाव बढ़ता है उत्तरोत्तर, या कंटिन्यूअस देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ थिंग्स।
तो आपका जो सेव किया हुआ पैसा है वो भी अकॉर्डिंगली अगर बढ़ता है, देन यू विल बी एबल टू मैच द एक्सपेंसेस। आज आप बार्बर के पास बाल कटाने जाते हैं तो 100 से लेके 500 से लेके 1000 तक आपका हेयर कटिंग के चार्जेस होते हैं, लेकिन आज से 10 साल बाद वो शायद 1000 से लेके 5000 तक का उसका चार्ज होगा, राइट? तो अगर आपके पैसे ने, आपके बचाए हुए पैसे ने खुद थोड़ा बहुत मेहनत करके खुद बढ़ा नहीं, उतनी पेस से, जितनी पेस से इन्फ्लेशन बढ़ता है या महंगाई बढ़ती है, तो फिर क्या होगा कि आपका थोड़ा जो है लाइफस्टाइल वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। आज आप एसी में सोते हैं, भगवान न करे ऐसे दिन आए कि आपको बिना एसी के सोना पड़े, राइट? गर्मी तो बढ़ती रहती है। या फिर आज आप कार में घूमते हैं, हो सकता है आपको बाइक पे घूमना पड़े। ऐसे दिन हम नहीं चाहते कि आए। उसलिए जो हमारा सेव किया हुआ पैसा है, द मनी दैट वी हैव सेव्ड, it is very important that it grows faster than the inflation or inflationary growth. अब जो है नीचे मैंने एक ये स्लाइड में कोट दिखाया है, जो महान इन्वेस्टर वॉरेन बुफे जिन्हें कहा जाता है, उनका एक कोट है कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। तो जब आप सो रहे हैं तब आप पैसा कमा कैसे सकते हैं? तो ये तब हो सकता है जब आप वो पैसा जो आपने बचाया हुआ है वो किसी जगह पे इन्वेस्ट करें और वो पैसा आपको और अच्छा रिटर्न दे। तो बेसिक थिंग हो गया सेविंग्स। और द नेक्स्ट स्टेप इज कि भाई सेविंग्स करने के बाद वो जो पैसा है उसको ऐसी जगह पे काम पे लगाना जहां पे वो खुद अपने आप बढ़े, और इस तरह से बढ़े कि वो इन्फ्लेशन से ज्यादा रफ्तार से बढ़े, और इट ग्रोज आउटग्रोज द इन्फ्लेशन, एंड देन यू विल बी एबल टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल, या खर्चों पे काबू कर सकते हैं उस टाइम पे जब आपकी इनकम में 19-20 का फर्क भी आ गया हो, या आप रिटायर हो गए हो, या आपको आपके सोर्स ऑफ इनकम में कटौती हो गई हो, राइट? तो ये दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई यू शुड सेव मनी एंड यू शुड इन्वेस्ट मनी। एक मेरा भी कोट था कि इवन व्हाइल यू आर स्लीपिंग योर इन्वेस्टमेंट नीड्स टू वर्क हार्ड, लेट हैप्पी कैंडल्स गिव योर इन्वेस्टमेंट अ हेड स्टार्ट। तो आपके इन्वेस्टमेंट कहाँ करना, कहाँ लगाना पैसा, कैसे उसको यूटिलाइज करना, इसकी हैप्पी कैंडल्स आपको ट्रेनिंग दे सकती है। हैप्पी कैंडल्स आपको कुछ म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर सकती है, जैसे कि मैंने बताया था कि हम म्यूचुअल फंड के भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, NISM की एग्जाम देके ऑफिशियल लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं। हम शेर खान कंपनी के ऑथोराइज्ड सब डीलर हैं, तो आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं, और उसमें आप इक्विटी रिलेटेड परचेज और सेल कर सकते हैं। तो हैप्पी कैंडल्स आपको कैसे हेल्प कर सकती है ये जर्नी में, उसके बारे में हम बाद में चर्चा कर सकते हैं, ऑफलाइन चर्चा कर सकते हैं। अभी हम पहले फोकस करते हैं जिस टॉपिक के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, वो ट्रेनिंग पे टेक्नो फंडा की। तो अब हम बात कर रहे थे सेविंग्स की। तो अभी जो इन्फ्लेशन है उसको अपना बीट करना है। इसमें किसी को कोई शक है तो वो अनम्यूट करके बोल सकता है कि नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ऐसी जगह पे, या ताकि वो आपको हेल्पफुल हो। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट, शक या सुलह होगा। तो अब जनरली हम जो पैसा होता है वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? तो दो सबसे फेवरेट या तीन सबसे फेवरेट जो चीज हैं जहां पे इंडियन पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो है बैंक की FD, राइट, जिसमें आपको 5 या 6 या 7 या 8% तक रिटर्न मिल जाता है सीनियर सिटीजन को। फिर दूसरी एक चीज है रियल एस्टेट में हम पैसा लगाते हैं। हम मकान खरीदते हैं, सर पे छत होना बहुत जरूरी है। मकान खरीदने के बाद हम एक्स्ट्रा एक आध या दो मकान खरीदते हैं, ऐसे भी हैं कि जिसमें से फिर रेंटल इनकम होती है। तो रियल एस्टेट में हम पैसा लगाते हैं। कमोडिटीज खरीदते हैं,
Gold and silver are the favorite commodities of we Indians. We invest in gold, silver. उसके बाद जो है इंश्योरेंस तो बहुत जरूरी चीज है. हम इंश्योरेंस करते हैं ताकि अगर कुछ हो जाए तो हमारे बाद वो पैसा किसी को काम आए. और उसके बाद जो है हम इक्विटी में पैसा लगाते हैं. इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है. उसके बाद जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जो कई बार लीगल इलीगल के बीच में रहती हैं, जैसे कि क्रिप्टो है. अभी हमारी गवर्नमेंट खुद डिसाइड नहीं कर पाई है कि क्रिप्टो को लीगल गिनना, इलीगल गिनना. और अगर लीगल भी हो तो भी उस पर टैक्स, बहुत हैवी टैक्स होता है. 30% जीएसटी जैसा लगा दिया है करंट गवर्नमेंट ने क्रिप्टो पे. क्रिप्टो के अलावा जो हाई वैल्यू पेंटिंग्स होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, एनएफटी आजकल नए आए हैं, इसमें भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं टू हैव अ साइड इनकम. लेकिन ये इसमें जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो में तो खैर थेफ्ट का इतना डर नहीं है, वो भी होता है बट इतना डर नहीं है. बट जो हाई वैल्यू पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, एनएफटी हैं, जो लोग खरीदते हैं, उसमें चोरी का भी डर है. राइट, कई बार इलीगल पैसा भी उसमें इन्वॉल्व होता है. क्रिप्टो भी, बहुत सारे क्रिप्टो ऐसे हैं जो इलीगल हैं, या भारत सरकार परमिट नहीं करती, या भारत सरकार जिनको बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है. तो योर टेक होम इनकम विल बी, इवन इफ दैट क्रिप्टो तो अभी $60,000 से 20,000 के नीचे आ गया. बिटकॉइन जब 63,000 था तब मैंने एक ट्वीट किया था, और मैंने एक हमारे जो ग्रुप है उसमें बताया भी था कि अभी क्रिप्टो कभी भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ से क्रैश हो जाए. गाइज प्लीज प्लीज म्यूट. किसी का मोबाइल अनम्यूट है. यू ऑल नीड टू म्यूट योर मोबाइल. फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा सा. तो लेट अस कंटिन्यू. तो ये सारी चीजें हैं जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं. इसके अलावा भी कोई चीज होती है, कई सारी चीज होती है, लेकिन ये मेन चीज है जिसमें इंडियंस या सारी दुनिया के लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं. इसमें से 1, 2, 3, 4, 5 जो टॉप 5 हैं, उसमें तो इतना मुझे ऐतराज नहीं है. जो बैंक एफडीज है, या रियल एस्टेट है, कमोडिटीज है, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंसेस है, यूलिप वगैरह आप लेते हैं, और इक्विटी है, ये ये जो सारी चीजें हैं उसमें पैसा लगाया जा सकता है. ये जो बाद में जो क्रिप्टो और हाई वैल्यू पेंटिंग्स और ये सब की बात है, मैं इससे दूर रहता हूं, और मैं इसमें पैसा नहीं लगाता हूं. और कोई मुझसे सलाह पूछे अगर पर्सनल लेवल पे, तो भी मैं सलाह देता हूं कि भाई ये सब चीज से आप दूर रहो. गैर उस पर कभी और बात करेंगे, चर्चा करेंगे. जो इंडियंस 80% इंडियन, अभी एक सर्वे आया था जिसमें ये बताया गया था कि भाई 80% इंडियंस जो हैं आज की डेट में, 80 to 90% इंडियंस अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ एफडी में डालते हैं एज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. अच्छी चीज है, ये सेफ चीज है. गाइस किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज प्लीज मेहरबानी करके आपका माइक माइक म्यूट रखो. कभी कुछ चर्चा करना होगा ना, तो हम जरूर इसको, मैं आपको बोलूंगा तो आप अनम्यूट कर सकते हैं. फॉर नाउ प्लीज म्यूट योरसेल्फ. द रिक्वेस्ट वंस अगेन. तो अभी एफडी में इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम क्या है या इश्यू क्या है? तो एफडी में जो है, यूएस जैसा कंट्री है, उधर तो आधा % या 1% एफडी का इंटरेस्ट रेट होता है. और यूएस का इन्फ्लेशन जो है अभी 8.5 के करीब चला गया था, लेकिन हम 7.5 पकड़ के चलते हैं. तो 7.5% इन्फ्लेशन है, और एक आधा या 1% उसको एफडी का इंटरेस्ट मिलता है. तो उसका नेट रिटर्न क्या हुआ? नेट रिटर्न तो -7% के करीब हुआ. राइट. अब इंडिया की बात करते हैं. तो इंडिया में जो एफडी के ऑफिशियली जो रेट है अभी 4-5% से कुछ टाइम पहले अभी 6-7% है. सीनियर सिटीजन को 8% तक मिलता है. और इंडिया का इन्फ्लेशन ऑफिशियली 6.5% है.
राइट। तो 6.5% जब इन्फ्लेशन है और आपका एफडी का रेट भी 6.5 है, तो आपका पैसा, योर मनी, डिड इट ग्रो? नो। इफ द इन्फ्लेशन इज अराउंड 6.5 and if your FD rate is around 7, so your money grew by 0.5%. If your FD rate is around 8% and your money, your inflation is around 6.5, तो हो सकता है कि आपका पैसा 1.5% तक ग्रो हुआ है अगेंस्ट इन्फ्लेशन। बट इफ यू मूव टू अदर मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, गोल्ड और रियल एस्टेट के बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि गोल्ड में भी काफी फ्लक्चुएशन होता है, बट गोल्ड को ऐतिहासिकली, हिस्टोरिकली इट इज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट हेज फॉर इन्फ्लेशन। तो काफी गोल्ड हमारे पूर्वज, हमारे जो है मम्मी, वाइफ, बहने, दादी माँ, ये सब बचाए करते थे और ये एक बहुत अच्छी चीज थी इंडियन कल्चर की कि सबके घरों में या बैंक लॉकर्स में अच्छा खासा गोल्ड मिलेगा। तो जो कि एक अच्छी चीज थी, सिल्वर एंड गोल्ड, तो जो इन्फ्लेशन को बीट करने में काफी हेल्पफुल होती थी या होती है। उसके अलावा इक्विटी, उसके अलावा रियल एस्टेट है। तो रियल एस्टेट में भी आप जैसे जानते हैं कि मकान का प्राइस बढ़ता है, आपको रेंटल इनकम होती है, तो वो भी एक अच्छी चीज है। बट रियल एस्टेट में क्या होता है कि कई बार 10-10, 15-15 साल का एक पीरियड होता है जहां पे प्राइस इतना बढ़ता नहीं है, फिर एक साथ बहुत बढ़ जाता है, फिर इतना बढ़ता नहीं है, ऐसे फेजेस आते हैं। तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ शायद रियल एस्टेट में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। और फिर आते हैं हम म्यूचुअल फंड्स पे। तो म्यूचुअल फंड्स जब आप खरीदते हैं तो एक आपको एवरेज 7 से लेके 12% तक का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप उम्मीद रख सकते हैं। अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड कभी 30, 25, 20 ऐसा रिटर्न भी देते हैं, बट उसको आप एवरेज आउट करेंगे। जैसे ये साल स्टार्टिंग से लेके जुलाई महीने तक या अगस्त महीने तक नेगेटिव रिटर्न्स वाला साल था, राइट। तो उसमें कभी कभी कम होता है, कभी कभी लास्ट जो प्रीवियस ईयर था उसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिले लोगों को, 30-40%। ये साल थोड़े कम रिटर्न्स मिले, तो एवरेज होके 7 से 12% के बीच में आपको रिटर्न मिलते हैं। अब आप देखो 12% अगर म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देता है और इन्फ्लेशन 6.5% है, तो यू नो इट हैपेंस दैट आपका पैसा 5-6%, 12 - 6, तो आपका पैसा 6% ग्रो कर रहा है। आपका पैसा इन्फ्लेशन से ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो आपको वो जो आपके ऐसे टाइम पे जब आपको वो यू नो आपकी सोर्स ऑफ इनकम गड़बड़ा जाएगी, या आप रिटायर हो जाएंगे, या बिजनेस में कुछ आगे पीछे हो सकता है, तो उस टाइम पे एक ये एडिशनल शील्ड बन के this money comes to help, because that money is also working as hard as you, and that money will outgrow the inflation. So that is why investing in mutual fund is a smart idea. और ये उनके लिए भी अच्छी चीज है जो मार्केट का, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, मार्केट की थोड़ी बहुत समझ कम होती है, और मार्केट की समझ होने के बावजूद पीपल डोंट हैव टाइम टू बाय सेल, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक करेक्ट डिसीजन होता है, सही डिसीजन होता है टू बीट द इन्फ्लेशन। फ्यूचर की जो महंगाई को बीट करने के लिए दिस इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज अ ग्रेट आइडिया। अब आप बोलेंगे कि भाई मेरे को 5-6% से तो क्या होगा, उससे भी अच्छा रिटर्न चाहिए। तो उससे अच्छा रिटर्न फिर आपको इक्विटी दे सकती है। इक्विटी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 से 15% के बीच में CAGR पे हर साल 10-15, 10-15 इस तरह से आपको आपका पैसा ग्रो हो सकता है, होने के चांसेस है। तो FD हो गया, फिर कमोडिटी हो गया, फिर म्यूचुअल फंड हो गया, और इक्विटी हो गया। हर एक चीज में सबसे कम रिस्क है FD में। FD में भी इतना कम रिस्क ऐसा आजकल नहीं बोल सकते, क्योंकि कई बैंकों में भी पिछले, अभी तो काफी बैंकों की हालत अच्छी हो गई है। फाइनेंशियल सेक्टर पिछले 4-5 साल में बहुत
कंसोलिडेट हुआ है, बट उससे पहले आप सुनते थे कि एनपीए और बैंकों की हालत खराब है, कुछ बैंकों को प्राइवेटाइज होना पड़ा, कुछ बैंकों को दूसरे के हाथों बिकना पड़ा, कुछ बैंकें बंद होने की कगार पे आ गई थी, खास करके कोऑपरेटिव बैंक्स। यस बैंक में भी क्या हुआ वो भी आपने देखा था, राइट। तो एफडी भी इतना सेफ है वो तो हम बोल नहीं सकते, बट इट इज कंपैरेटिवली सेफर देन अदर मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कमोडिटीज भी काफी सेफ गिना जाता है, जैसे कि गोल्ड वगैरह, उसमें भी अभी काफी फ्लक्चुएशन आता है और उसका भी सीएजीआर रिटर्न थोड़ा कम हुआ है ऑफ लेट, बट फिर भी गोल्ड और सिल्वर एक अच्छा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो रियल एस्टेट के भाव स्टेबल रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं तो भी स्टेबल तो रहेंगे, तो वो भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड और इक्विटी देखो, अभी आपने देखा था लास्ट ईयर मार्केट अक्टूबर में 18,600 के करीब थी, बाद में 15,000 भी आ गई अभी मार्च अप्रैल मई जून में। तो जब इतनी कम मार्केट आ गई थी तो लोगों का पैसा आधा हो गया, 40% हो गया, 30% भी हो गया, राइट। आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू काफी डाउन चली गई। और समझो उसी टाइम पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बट अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और उसी टाइम पे अगर आपको पैसा विड्रॉ करना हो, आपको पैसा निकालना हो, देन यू माइट बी इन ट्रबल कि भाई मैंने तो 1 लाख डाला था लेकिन अभी तो उसका 1 लाख का क्योंकि मार्केट क्रैश हुआ 60,000 हो गया और मुझको अभी जरूरत है, तो मुझको 40,000 का लॉस बुक करके भी वो पैसा निकालना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड और इक्विटी थोड़े रिस्की एसेट्स हैं, उसमें मार्केट दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मैक्रो रिस्क होते हैं, कंपनी रिलेटेड रिस्क होते हैं, कंट्री रिलेटेड रिस्क होते हैं, इकोनॉमी रिलेटेड रिस्क होते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी रिलेटेड रिस्क होते हैं। इसीलिए वो म्यूचुअल फंड के एड में भी बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ये उसका रीजन है कि ये दो जो इन्वेस्टमेंट है इनको थोड़ा सा, अगर इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म तो ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। तो ये रिस्क कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिस्क कम करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न फंडामेंटल्स और बेसिक के भाई मैं कैसी कंपनी में इन्वेस्ट करूं ताकि ऐसा डाउनटर्न अगर मार्केट में आ जाए तो वो पैसा डाउन कम तो होगा लेकिन जीरो नहीं हो जाएगा, और फिर जब मार्केट में बूम आए, मार्केट ऊपर चलने लगे तो वो पैसा वापस रिकवर हो जाए। उसके लिए आपको कंपनी के फंडामेंटल समझने होंगे और उसके लिए यू हैव टू एंटर इनटू अ स्टॉक when the stock is giving right technical indications, या टेक्निकल एनालिसिस करके आपको सही समय पहचानना होगा उस स्टॉक में एंट्री करने के लिए। तो ये हो गए सम प्लेसेस वेयर यू कैन इन्वेस्ट मनी, जिसमें से इक्विटी एक ऐसी जगह है जहां से आपको सबसे अच्छा रिटर्न मिल सकता है, बट यू नीड टू have your safety belts on while investing in equity. You need to learn about technicals and fundamentals. ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि टिप्स पे काम करते हैं, इसने बोला इसलिए खरीद लिया, उसने बोला इसलिए खरीद लिया, जी न्यूज में अनिल सिंघवी ने बोला इसलिए खरीद लिया, विशाल बलिया ने बोला कि शायद ये अच्छा चलने वाला है इसलिए खरीद लिया। लेकिन जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, टिल द टाइम यू नो दिस फंडामेंटल्स and technicals yourself and try to analyze the things yourself, it will be little difficult for you to make money. तो एक किसी का ओपिनियन जरूर लिया, अच्छी बात है। देखो कोच की जरूरत विराट कोहली को भी पड़ती है, सचिन तेंदुलकर को भी पड़ती थी, राइट। तो हैविंग अ कोच इज ओके, बट टोटली डिपेंडिंग ऑन समवन इज नॉट ओके। यू शुड लर्न अबाउट फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। तो इससे आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सेफली अच्छा रिटर्न आपको मिलने में काफी मदद होगी। गोइंग फर्दर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में अभी जो पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 4% लोग, 3.5% है एक्चुअली,
लेकिन अभी कुछ नए बहुत सारे इन्वेस्टर आए हैं, तो उनको मिला के इज ओनली 4% पीपल आउट ऑफ our population that are investing directly or indirectly in equity. और आजकल के यंग जनरेशन जो है वो काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी में। तो ऐसी एक उम्मीद है कि अगले 10 साल में अराउंड 25% ऑफ पॉपुलेशन विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट। तो इससे क्या होगा, जो ज्यादा पैसा आएगा वो ज्यादा पैसे को खींचेगा, डीआईआई डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पैसे को खींचेगा, उससे एफआईआई का भी ज्यादा पैसा आएगा, और मार्केट कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली एट वेरी फास्ट रेट, एट वेरी हाई रेट। आपने रामदेव अग्रवाल, लेट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, इनके काफी स्टेटमेंट सुने होंगे कि भाई सेंसेक्स अगले 5 साल में 1 लाख हो जाएगा, यहाँ तक कि निफ्टी 1 लाख हो जाएगा, ऐसा भी कहने वाले लोग हैं काफी, और मैं खुद मानता हूं। तो इस तरह से आपका इन्वेस्ट करना इन इक्विटी मार्केट इन इंडिया विल बी द राइट स्टेप। आप देखेंगे कि अभी ताइवान में जो इश्यू हुए, और यूरोप में जो अभी गैस के इश्यू हो रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि देर आर लॉट ऑफ कंपनीज दैट आर कमिंग टू इंडिया। कोविड की वजह से भी चाइना प्लस वन तो काफी सालों से चल रहा था लोगों का एक अप्रोच, बट वो चाइना प्लस वन का अप्रोच और फास्ट हो गया, राइट? तो लोग फुल स्केल में चाइना प्लस वन के पीछे लग गए, प्लस ताइवान में काफी इन्वेस्टमेंट था, तो ताइवान में भी वो थोड़ा अभी जो सिचुएशन है उसकी वजह से उधर से भी लोग पैसा निकाल रहे हैं, और दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस वेयर दे कैन इन्वेस्टमेंट। तो एफआईआई का पैसा जो है काफी मात्रा में इंडिया में आएगा। जो हमारे फ्री ग्रुप है एज वेल एज जो पेड ग्रुप है, स्पेशल ग्रुप है, उसमें मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था सीएनबीसी का, जिसमें एफआईआई का पैसा कितना आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे और आएगा, 3 मिनट का वीडियो था जिसमें ये सब बताया गया था, राइट? आप में से काफी लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप मुझे बताना, मैं आपको वो वीडियो शेयर कर दूंगा। हम लोग क्या करेंगे, जितने लोग आज आए हैं यहाँ पे, उन सब लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, और उसमें ये वीडियो शेयर करेंगे, क्योंकि मैं कुछ एक्सरसाइजेस भी करने देने वाला हूँ आपको, जो कि कल आपको करके आना होगा। तो एक बहुत अच्छा आपको ये सीखने का मौका, या और ज्यादा आप ये 2 दिन की ट्रेनिंग से कुछ लेके जा पाएंगे। ओके, सो नाउ एफआईआई का भी आप समझ रहे हैं कि ज्यादा पैसा आ सकता है। इंडियन के खुद के कैप्टिव अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बहुत बढ़ने वाली है, और अगर आप देखें जो 3.5-4% जो अगर आप यूरोप की बात करें, तो यूरोप में करीब 8% ऑफ पॉपुलेशन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाइना में 18%, ऑस्ट्रेलिया 32%, और यूएस और नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, ये सब जगह पे 52% ऑफ देयर पॉपुलेशन इन्वेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द स्टॉक मार्केट। उनके कुछ फंड्स होते हैं वगैरह सब मिला के 52% पॉपुलेशन। तो आप देखिए कि जो जिनको हम विकसित देश बोलते हैं, या जिनको पैसे वाले कंट्री बोलते हैं, या जो ग्लोबल इंडेक्स में ऊपर की तरफ जो कंट्री हैं काफी सारे पैरामीटर्स पे, वो पैसे वाले या वो इंडाइसेस में ऊपर क्यों हैं? बिकॉज जो उधर का पैसा है वो ग्रो हो रहा है, क्योंकि वो पैसा इक्विटी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लग रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हम एफडी कर रहे हैं, राइट? तो एक अच्छा, इसके बहुत सारे रीजन है, हमको नॉलेज दिया भी नहीं गया है काफी चीजों के बारे में। लोग जो हैं इसमें थे, उस कुछ स्कैम भी बहुत बड़े बड़े हुए, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास उठ गया स्टॉक मार्केट पे। केतन पारेख, अर्षद मेहता और ये सब काफी स्कैम भी हुए थे, तो लोगों का विश्वास उठ गया। प्लस इसको इंडिया में एक सट्टे की नजर से देखा जाता है, वो सट्टा नहीं है, कैसे नहीं है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, और हमको ये सब पढ़ाया भी नहीं जाता,
इसके बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं दी जाती स्कूल में, कॉलेजेस में। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में मैं इतनी दुनिया घुमा हूं, मुझे मालूम है उधर क्या। मैं एक स्टोरी भी आपको बोलूंगा आगे कि टेक्निकल एनालिसिस में कब कैसे क्यों सीखना मैंने चालू किया। पहले तो मैं भी फंडामेंटल इन्वेस्टर ही था, सिर्फ फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट ही करता था, लेकिन फिर मैं टेक्निकल एनालिसिस जानने सीखने की तरफ क्यों मुड़ा, उसकी हम जब टेक्निकल एनालिसिस पे आएंगे ना, तब मैं वो कहानी आपको बताऊंगा। तो जब इतना पैसा आएगा इंडिया में, तो आप ये समझिए कि 3.5% है, उसका अगर 7 या 8 या 10% भी हो गया इंडिया में, इधर मैं दिखा रहा हूँ कि 3.5% है, तो वो इंडेक्स को कहां से कहां लेके जाएगा, राइट। आज जो रिलायंस आपको 2500-2600 रुपए मिल रहा है, वो कहां पे पहुंचा होगा। आज जो एमआरएफ टायर 80,000 का आपको मिल रहा है, वो कहां पे पहुंचा होगा जब अबंडेंस ऑफ मनी विल कम इन द इंडियन मार्केट। तो अभी जो स्टार्ट करेंगे, जो टॉप 5% में है, उनको एक क्लियर एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट किया है मार्केट में जब मार्केट काफी डाउन है, मार्केट काफी नीचे है ना। वो एक कंपनी होती है, उसका शेयर की हम बात करते हैं, तो शेयर खरीदना क्या है। तो ये शेयर जो है, सपोज एक कंपनी के 10,000 शेयर हैं मार्केट में, उसमें आपने 1,000 शेयर खरीद लिए, तो आपने वो कंपनी में 10% स्टेक खरीद लिया। एक शेयर खरीदने का मतलब होता है कंपनी में स्टेक खरीदना है, कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना। उसके बदले में आपको वो कंपनी क्या देती है, तो उसके बदले में वो कंपनी आपको देती है डिविडेंड, देती है काफी सारे राइट्स। ओके, तब बाइंग शेयर इन अ कंपनी कैसे खरीदे जाते हैं, तो प्राइमरी मार्केट से खरीदी जाती है कंपनी में हिस्सेदारी, या सेकेंडरी मार्केट से खरीदी जाती है। व्हाट इज प्राइमरी मार्केट, तो भाई एक कंपनी चालू हुई कि भाई समझो हैप्पी कैंडल्स इन्वेस्टमेंट चालू हुई, तो उसमें कुछ फाउंडर्स ने पैसा लगाया, प्रमोटर्स ने पैसा लगाया, राइट। अब जब हैप्पी कैंडल्स इन्वेस्टमेंट कंपनी चल रही है, तो कोई और ने बोले मुझको भी आपके कंपनी में थोड़ा इन्वेस्ट करना है और मैं आपका पार्टनर बनने जाता हूं। तो ऐसे जो लोगों ने मिलके कंपनी चालू की, इनिशियली कंपनी मार्केट में लॉन्च हुई उससे पहले जो लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया, दे आर कॉल्ड प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टर्स और इनिशियल इन्वेस्टर्स। फिर जाते हैं जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है और उसको बहुत पैसे की और जरूरत होती है टू क्लियर इट डेब्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी को आगे ले जाने के लिए, तो वो कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है, और आईपीओ के थ्रू वो कंपनी सेकेंडरी मार्केट में अपना हिस्सा लेती है। सेकेंडरी मार्केट में दो टाइप के शेयर होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। जो जनरली ट्रेड होते हैं वो इक्विटी शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर्स का क्या मतलब है कि भाई हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो नहीं बोलते भाई मेरा बैट है मैं बैटिंग करूंगा, तो वैसा प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का होता है। और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स ज्यादातर इनिशियल इन्वेस्टर्स होते हैं कि भाई उनको डिविडेंड मिलना जरूरी है, बाकी जो बचेगा उसमें से बाकी के जो नॉर्मल इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनको डिविडेंड मिलेगा। जब आप कोई कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उसके प्रॉफिट में आपका हिस्सा है, उसके लॉस में आपका हिस्सा नहीं। यहाँ आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। वो अगर वो कंपनी समझो भगवान न करे खड्डे में चली गई, तो आपने जितना 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख उसमें लगाया होगा, आपका उतना ही लॉस होगा। अगर कंपनी पे 10,000 करोड़ का कर्जा है, तो वो कर्जे में आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी, इसलिए उसको लिमिटेड कहा जाता है कि भाई लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी जो है वो काफी लिमिटेड है, आपका हिस्सा सिर्फ उसकी प्रॉफिट में है। ओके, वो कंपनी 10,000 करोड़ के कर्जे में आ गई, तो कोई आपके घर पे नहीं आएगा वो पैसा मांगने के लिए कि नहीं नहीं भाई ये कंपनी ने तो, टाटा स्टील ने तो बैंक ऑफ जापान से 50,000 करोड़ लिया था, आपके पास 100 शेयर हैं, तो 50,000 करोड़ के 50,000 करोड़ शेयर है, तो आपको 200 रुपया देना पड़ेगा या 500 रुपया देना पड़ेगा।
नहीं, ऐसा नहीं होता है. देयर इज अ लिमिटेड लायबिलिटी. यू आर पार्टिसिपेंट ऑफ द प्रॉफिट, नॉट द लॉस नॉर द डेप्ट ऑफ द कंपनी इन जनरल केसेस. तो ये होता है इक्विटी खरीदना और इक्विटी में पैसा लगाना, शेयर्स खरीदना. अब जैसे कि मैंने कहा था, शेयर्स इंडिया में इतने पॉपुलर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है. ओनली 3.5% हमने देखा ग्राफिक्स में, ओनली 3.5% पीपल आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स, राइट. तो उसके प्राइमरी रीजंस क्या है? तो प्राइमरी रीजन ये है कि हमको ये बताया गया कि भाई ये पैसा जुगार खेलने जैसा है, सट्टा है, जुआ है. दूसरा रीजन क्या है? तो दूसरा रीजन ये है कि भाई जो सिखाया जाता है या बताया जाता है स्टॉक मार्केट के बारे में, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया जाता है, या कॉम्प्लिकेटेड करके लोग जानबूझ के या अनजाने में जार्गन, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, इसका ये ईएमए के ऊपर आ गया, डी 200 ईएमए के ऊपर आ गया, 200 ईएमए क्या है, फिबोनाची रेजिस्टेंस है, ऐसे ऐसे सब टर्म्स यूज किए जाते हैं जो किसी को समझ में नहीं आते. तो जो समझ में नहीं आता, भाई मैं क्यों उसमें मगजमारी करूं, उससे अच्छा 500 ग्राम सोना ले लो, बैठ जाओ, राइट. म्यूचुअल फंड ले लो, बैठ जाओ. एफडी कर दो, बैठ जाओ. ये अप्रोच होता है हमारा, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने का प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड है. तीसरी एक मान्यता यह है कि भाई बहुत बड़ा पैसा लगाना होगा, वी नीड टू इन्वेस्ट बिग मनी टू अर्न मनी. तो ये तीनों मान्यताओं को हम अभी आगे गलत प्रूव करने की कोशिश करते हैं, या लेट अस ट्राई टू लुक डीप इनटू दीज थ्री मिथ्स. अब ये देखो, ये 2000 के साल से निफ्टी का चार्ट है. ओके, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? आप में से कोई माइक अनम्यूट करके मुझे बता सकता है कि भाई ये चार्ट देख के आपको क्या लगता है? प्लीज एनीवन, वुड यू लाइक टू अनम्यूट? That the Nifty is continuously increasing year Yeah. after Okay. year, decade after decade. A good observation. Yeah, it's day by day, it's continuous growing up only. It is in the one direction, positive direction. Yes, again good observation. So you can see in this chart that India is a continuous bull market. एक बहुत जबरदस्त बुल मार्केट है जो ऊपर की तरफ ही जा रहा है. तीन इसमें बड़े आपको मेजर स्टॉप्स दिखेंगे. वो तीन स्टॉप्स क्या हैं? तो एक, जब ग्लोबल सब प्राइम क्राइसिस हो गया था, उस टाइम पे मार्केट बहुत गिर गया था, लीमन ब्रदर्स का ऑयल भी क्रैश हो गया था, इंडिया में भी सत्यम जैसे घोटाले हुए थे. तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा मेजर क्रैश हुआ था, वो ये रहा. फिर दूसरा मेजर क्रैश कब हुआ निफ्टी में? तो वो ये हुआ ग्लोबल पेंडेमिक, जो कोविड-19 आया तब. और तीसरा अभी छोटा सा बच्चों सा कब हुआ क्रैश? जब अभी यूक्रेन क्राइसिस और उसके बाद जो हाई इन्फ्लेशन आया, उस टाइम पे आप देखिए कि इधर भी थोड़ा सा क्रैश बोल सकते हैं या कंसोलिडेशन बोल सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा निफ्टी ऊपर गया था. और अभी फिर से वो लेवल को पार कर रहा है जहां पे, या आने लगा ऊपर, जहां से ये ग्रो करने लगे. तो जितना स्पीड में नीचे जाता है उतनी स्पीड में ऊपर भी आती है निफ्टी. जितनी स्पीड में नीचे जाती है उतनी स्पीड में ऊपर भी आती है. जितनी स्पीड में नीचे जाती है उतनी स्पीड में ऊपर भी आती है निफ्टी. ये हिस्टोरिकली हो रहा है. तो आगे जाके क्यों नहीं होगा उसका कोई रीजन मेरे पास नहीं है. बट एक चीज है, देखो इसमें कैच क्या है कि सपोज इधर किसी ने कोविड-19 शुरू होने से पहले किसी ने पैसा लगाया और उसको उसके 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद ही वो पैसे की जरूरत पड़ गई, तो क्या होगा? तो उसको बहुत लॉस में शेयर बेचने पड़ेंगे, राइट. जब ये सब प्राइम क्राइसिस हुआ उस टाइम पे किसी ने यहाँ पे पैसा लगाया, अभी वो इन्वेस्टेड रहा तो उसका पैसा यहाँ पे कवर हो गया और डबल भी हो गया होगा, यहाँ पे डबल भी हो गया होगा शायद. बट अगर उसको जब ये नीचे था उस टाइम पे पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या करेगा? तो उसको दिक्कत हो सकती है, राइट. सो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑलवेज थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म.
लॉन्ग टर्म इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला क्या आपको लगता है उसको काफी नुकसान हुआ होगा? अगर उसने सही फंडामेंटल या फंडामेंटल स्क्रिप्ट सिलेक्ट की हो, अच्छी कंपनी के स्टॉक लिए हो, तो उसको हमेशा फायदा ही होगा इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो वो जो बोल रहे थे कि भाई जुआ है, सट्टा है, गैम्बलिंग है, ये चार्ट तो उसको गलत प्रूव कर रहा है कि भाई इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये जुआ, सट्टा, गैम्बलिंग नहीं है। आपको निफ्टी, आपको शेयर्स पैसा बना के ही देंगे, राइट? बट आपको समझना पड़ेगा कि कौन से मैं शेयर खरीदूं, फंडामेंटल कौन से शेयर स्ट्रॉन्ग है। ये आपको अगर समझ है या कोई समझाने वाला मिल जाता है या आप खुद समझ लेते हैं स्टडी करके, तो काफी आप एक दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि भाई ये आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाला एक इन्वेस्टमेंट है। बट जैसे मैंने कहा, आपको पता होना चाहिए कौन सी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी बात की थी, लोगों ने आई थी कि भाई निफ्टी ये जो है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ा जुआ है। तो वो उसको हम दूर करने के लिए 3 गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा हूं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के, जो मैं क्रिकेट की भाषा में बताऊंगा ताकि आपको समझने में, वो जो मैं बोल रहा था ना कि लोग टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज करते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। So let us not confuse ourselves. Let us talk in the language that everybody can understand. So in a test match और T20 मैच में फर्क होता है, ये तो आप समझते हैं, राइट? तो यू आर हियर टू मेक मनी, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप मूवी जाओ, सिनेमा जाओ, जुआ खेलो, उसमें एंटरटेनमेंट मिलेगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कैन बी बोरिंग, इट इज गोइंग टू बी बोरिंग, देयर इज गोइंग टू बी हार्ड वर्क। एक टेस्ट मैच में जैसे एक लंबी इनिंग खेलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, आपके फंडामेंटल सही चाहिए, आपकी टेक्निक सही चाहिए, वैसे अगर आप टेक्निक सही रखेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न स्टॉक मार्केट बना के देगी। सो आपको डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करना होगा, आपको लॉन्ग टर्म सोचना होगा और आपको काफी मेहनत करनी होगी, तब जाके आप एक सक्सेसफुल टेस्ट बैट्समैन बन सकते हैं। और आपको टेस्ट बैट्समैन बनना है स्टॉक मार्केट में, थोड़ा बोरिंग गेम खेलना है, बोरिंग क्रिकेट खेलना है, बराबर है? पुजारा बनना है, राहुल द्रविड़ बनना है, आंद्रे रसल और क्रिस गेल ने भी वैसे अच्छी काफी टेस्ट इनिंग्स खेली हैं, बट आंद्रे रसल, शाहिद अफरीदी नहीं बनना है। ओके, दिस इज द रूल नंबर 1, मेंटेन लॉन्जिटिविटी। जैसे टेस्ट मैच में हम बोलते हैं ना कि भाई विकेट बचाए रखो, रन अपने आप होंगे, वैसे ही स्टॉक मार्केट में आप अगर आपके इन्वेस्टमेंट बचाए रखो, आपका कैपिटल आपकी विकेट है, अगर उसको बचाए रखते हैं तो आप पैसा अपने आप बना लोगे। जैसे टेस्ट मैच में हम हमारी विकेट प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे स्टॉक मार्केट में हमको हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करना है, हमारा पैसा प्रोटेक्ट करना है। अगर आप पैसा प्रोटेक्ट करना सीख गए तो आप पैसा अपने आप बनाना सीख जाओगे। सेकेंड थिंग, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं इस वीडियो में, आप क्या देख रहे हैं कि बॉल स्विंग हुआ और बल्लेबाज या बैट्समैन बोल्ड हो गया, राइट? बराबर है? तो इसका क्या मतलब है कि जब आप नए हैं, व्हेन यू आर अ न्यू इन्वेस्टर, आप अपने आप को एक टेस्ट मैच का ओपनिंग बैट्समैन समझो जिसको स्विंगिंग बॉल को फेस करना है, बराबर है? जब आप नए होंगे तब बॉल स्विंग होगा दोनों साइड, तो मैक्सिमम मिस्टेक्स जो आप करेंगे ना वो तब करेंगे जब आप स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टर होंगे। नया बॉल हमेशा स्विंग होता है, बराबर है? तो जब आप नए इन्वेस्टर हैं तब फ्यूचर्स, ऑप्शंस, बड़ा रिस्क लेने का ट्राई, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट, ये सब ट्राई मत करो। बहुत डिफेंसिव खेलो,
वी में खेलो, ऐसा बोलते हैं ना क्रिकेट में कि भाई वी में खेलो स्टार्टिंग में, बाद में और स्क्वायर कट मारना, बाद में हुक शॉट मारना, बाउंसर को छोड़ दो, बाउंसर में सिक्स मारो जब आप सेट हो गए हो। बराबर है। एक सर्वे ऐसा कहता है कि भाई एक इन्वेस्टर जो होता है वो अपनी 80% मिस्टेक्स he does in the first 6 months of his investment cycle. Okay, 80% mistakes in the first 6 months. तो फिर बेसिक कॉमन सेंस क्या बोलता है कि फर्स्ट 6 मंथ्स में मैं पैसा ही कम इन्वेस्ट करूं। अगर मैंने पैसा ही पहले 6 महीने में कम इन्वेस्ट किया है तो मिस्टेक्स जो होंगी वो अपने आप कम होंगी, या वो नुकसान होगा वो अपने आप कम हो जाएगा। तो व्हेन यू आर अ न्यू इन्वेस्टर, फोकस ऑन डिफेंसिव बैटिंग, focus on being watchful and observant. ये है स्टॉक मार्केट का रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 पे हम आते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि क्रिकेट का एक रूल है कि भाई आउटसाइड द ऑफ स्टंप नया बॉल हो तब मत खेलो। बराबर है। पुराना बॉल हो तो भी आउटसाइड द ऑफ स्टंप खेलने जाते हो और बिना फुट मूवमेंट के, तो स्लिप में कैच चला जाता है। स्टॉक मार्केट में भी 4 5 6 स्लिपें खड़ी हैं, गली भी खड़ी है, जो कि आपका आउटसाइड द ऑफ स्टंप आपने खेला और वो कैच पकड़ने के लिए रेडी है। तो यू हैव टू प्ले लीव द बॉल्स आउटसाइड ऑफ स्टंप। तो लीव द बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप क्या हुआ स्टॉक मार्केट में? वो भाई जो आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करो, किसी के कहे सुने पे इन्वेस्टमेंट मत करो। बराबर है। अगर आप ये नहीं करते, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट मत करो जो बहुत डेब्ट में है, बहुत कर्जे में है। बराबर है। अगर आप ये नहीं करते तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू क्रिकेट में ऑफसाइड ऑफ स्टंप के बाहर के बॉल को आपने लीव कर दिया, छोड़ दिया। लोग बोलेंगे यार डबल थवाना चाहिए, पैसा हमारा डबल होने वाला है। पैसा नहीं करना भाई, मेरे को पैसा डबल, मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करूंगा। तो जब आप वो माइंडसेट रखेंगे तो आप डेफिनेटली पैसा बनाएंगे। तो पेनी स्टॉक्स जो छोटे छोटे 1 रुपया 2 रुपया 25 पैसे 50 पैसे वाले स्टॉक होते हैं, दूर रहो। ऐसी फालतू सलाह देने वाले लोगों से दूर रहो जिनको मतलब ऐसे ही बिना स्टडी किए अरे भाई पिला कहूँ जब मैंने पैसा आना बहुत प्राइस बढ़ने वाला है। कुछ स्टडी करो, एनालिसिस करो। क्या स्टडी करना, क्या एनालिसिस करना, वो हम आगे देखेंगे, सीखेंगे। 2 दिन का हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। आपको क्या देखना चाहिए कि मैनेजमेंट एथिकल हो, कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कुछ गड़बड़ करने वाली नहीं हो। बराबर है। अनिल अंबानी के शेयर में कोई नहीं डालता पैसा, मुकेश अंबानी के शेयर में डालता है। विजय माल्या की कंपनी में क्या हुआ? बराबर है। तो एथिकल मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट सच्चाई से चल रही हो, ईमानदारी से चल रही हो, अच्छा काम कर रही हो, टाटा, बराबर है, एथिकल मैनेजमेंट है कि नहीं है वो देखो। उनके पास जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी ऑर्डर बुक कैसी है, कितने ऑर्डर्स हैं, क्या वो ऑर्डर्स में वो पैसा कमा रहे हैं या गंवा रहे हैं, ये स्टडी करो। हर साल उनका प्रॉफिट ग्रो हो रहा है या कम हो रहा है, उनके पास कैश फ्लो कैसा है, उनके पास पैसा है कंपनी के अकाउंट बुक्स में या नहीं है। ये सब चीजें स्टडी करके कुछ बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी लगे कि यार ये फुल टॉस जैसा बॉल है आउटसाइड, लेकिन आप मारने जाओगे वो स्लिप आउट हो जाएगा गुड लेंथ बॉल में, राइट। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचे। डोंट पॉकेट द डिलीवरीज आउटसाइड ऑफ स्टंप इन क्रिकेट एज वेल एज इन स्टॉक मार्केट। ये 3 गोल्डन रूल आपने फॉलो कर दिए, आप पैसा कमा ही लोगे स्टॉक मार्केट। अब हम बात करते हैं जो चीजों की, जो फंडामेंटल टेक्नो फंडा, कि भाई टेक्निकल्स क्या हैं, फंडामेंटल्स क्या हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के, जो हमको देखने चाहिए। तो जैसे मैंने बताया, ईयर ऑन ईयर कंपनी ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है, कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, अच्छा है, कैश पैसा है तो कंपनी प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है, लेकिन क्या वो पैसा आ रहा है उनके पास, या उनका पैसा भी आगे कहीं डूबा हुआ है,
तो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर कंपनी का कैश फ्लो बराबर नहीं है तो ऐसी कंपनी में आपका पैसा डूबने के चांस। कंपनी का डेब्ट कितना है, कंपनी पे उधारी कितनी है। कंपनी पे उधारी नहीं होना सिर्फ एक बात नहीं, कई बार क्या होता है कि कंपनी पे उधारी नहीं होती, लेकिन कंपनी के मालिकों ने या प्रमोटरों ने कंपनी के शेयर गिरवे रख दिए होते हैं बैंकों के पास या किसी और के पास। भाई हमको 200 करोड़ रुपया चाहिए, उसके बदले आप हमारा ये 30% शेयर जो है, ये स्टेक ये कंपनी में गिरवे रखो, जैसे कि एनडीटीवी में हुआ, राइट। एक हॉस्टाइल टेक ओवर हुआ था अभी एनडीटीवी का अदानी ग्रुप ने, क्योंकि उन्होंने अपने शेयर्स प्लेज किए हुए थे कहीं पे। वो प्लेज किए हुए शेयर वो टाइम पे पैसा देके वो छुड़ा नहीं पाए, तो अदानी ने खरीद लिए वो शेयर। तो प्लेजिंग कितना है कंपनी में वो भी जानना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अर्निंग पर शेयर। कंपनी के समझो 1 लाख रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है और कंपनी के 1 लाख शेयर हैं, तो उसका अर्निंग पर शेयर 1 रुपया हो गया, बराबर है। तो हर शेयर पे कंपनी कितने पैसे कमाती है, ये सब कहां से मिलेगा डेटा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अर्निंग पर शेयर कंपनी का कितना है, क्या वो अर्निंग पर शेयर ग्रो हो रहा है या कम हो रहा है, ग्रो हो रहा है या कम हो रहा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस टू अर्निंग। अभी अर्निंग सब जो कंपनी का एक्स है, तो उसके कुछ मल्टीपल्स में उसका प्राइस चलता है। सपोज कंपनी का अर्निंग 2 रुपया है पर शेयर और उसका प्राइस होता है 10 टाइम्स, मतलब 20 रुपया कंपनी का शेयर के भाव होता है, या कभी 2 रुपया अर्निंग है तो और 200 रुपया कंपनी का शेयर का प्राइस है, तो उसका पी रेशियो हुआ 100। अब समझे बात को, एक कंपनी 10 रुपया कमा रही है पर शेयर और उसका जो शेयर का प्राइस है वो 100 रुपीज है, तो उसका पी रेशियो क्या हुआ, 10 हुआ। ओके, एक कंपनी कमा रही है 100 रुपया और उसके शेयर का प्राइस है 10,000 रुपया, तो उसका पी रेशियो क्या हुआ, 10,000 डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरह से उसका पीई रेशियो क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्राइस टू अर्निंग, कितना प्राइस टू अर्निंग होना चाहिए वो मैं आपको अभी आगे बताता हूं। नेक्स्ट चीज है कंपनी के प्रमोटर जो है, कंपनी के मालिक जो हैं, वो खुद कंपनी में हिस्सा बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड जो है वो उस कंपनी के शेयर में अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं। म्यूचुअल फंड क्यों खरीदेगा कोई कंपनी का शेयर, क्योंकि उसको लगता है कि भाई कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो उसके म्यूचुअल फंड का भी प्राइस बढ़ेगा और उसको तो रिटर्न देना है जिसने म्यूचुअल फंड खरीदा है उसको। तो म्यूचुअल फंड वो कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, फंडामेंटल फैक्टर। एफआईआई जो है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, वो उस कंपनी में अपना शेयर का प्राइस बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बराबर है। ये जानने के लिए, ये समझने के लिए, ये देखने के लिए कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, ये फंडामेंटल्स की बात हुई। उसके बाद जो टेक्निकल्स हम देखते हैं वो है ट्रेंड्स, कंपनी का ट्रेंड, स्टॉक का प्राइस का ट्रेंड अप है या डाउन है, कंपनी के प्राइस में ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है, उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या है, एमएसीडी क्या है, मूविंग एवरेज कन्वर्जिंग डाइवर्जेंस बोलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम एनालिसिस किसे कहते हैं और मूविंग एवरेजेस किसको बोलते हैं, और मूविंग एवरेजेस के एनालिसिस से व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑन द प्राइस ऑफ द शेयर। Okay, so if you focus on these fundamentals and these technicals, so more or less you are going to be safe in stock market. अभी हम लोग जैसे कि मैंने बताया ये कोई लेक्चर नहीं है, दिस इज अ वर्कशॉप जहां पे हमको कुछ चीजें करनी है साथ में और हम वो चीजें करेंगे तभी हम इसमें इसका जो बेनिफिट है वो समझ पाएंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो हम फंडामेंटल फाइंडिंग्स के लिए मैंने जो मेल भेजा था आपको
जिसमें लिंक शेयर की थी उसमें बताया था कि भाई आपके मोबाइल में और आपके डेस्कटॉप में कल कल जो है वो तो आप आपका मोबाइल और डेस्कटॉप अगर हो सके तो दोनों लेके बैठना सामने। कई लोग मैंने देखा कि गाड़ी चलाते हुए सुन रहे हैं, कोई ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, तो प्लीज कल आप एक जगह पे बैठ के करना, क्योंकि हम चार्ट्स बनाएंगे, चार्ट्स में कुछ देखेंगे, चार्ट्स में कुछ सीखने की ट्राई करेंगे। तो उस टाइम पे आपका लैपटॉप और मोबाइल दोनों से लॉग इन करेंगे तो ज्यादा आपको फायदा हो। तो फॉर नाउ हम एक छोटा 3-4 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो ट्रेंड लाइन ऐप, और अगर किसी ने ट्रेंड लाइन ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज ये 5 मिनट में आप कर लो। इस तरह से ये टी करके कुछ दिख रहा होगा, ट्रेंड लाइन, TRENDLYNE, गूगल प्ले स्टोर से, iOS से आप डाउनलोड कर सकते हैं ट्रेंड लाइन मोबाइल ऐप। और मनी कंट्रोल भी आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लीजिए और एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर दीजिए उसमें, राइट। तो हम उस पे आगे कुछ काम करेंगे, कुछ मैं आपको उसमें सिखाऊंगा, क्या फंडामेंटल्स देखने के, कैसे चेक करने के। तो एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तब तक आप ट्रेंड लाइन और मनी कंट्रोल ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड कर दीजिए, और हो सके तो एक लॉगिन भी उसमें कर दीजिए, लॉगिन आईडी क्रिएट करके, या गूगल से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, और सेम आईडी से आप अपने डेस्कटॉप में भी लॉगिन कर लीजिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए। सो रिक्वेस्ट यू ऑल टू डाउनलोड ट्रेंड लाइन ऐप एंड क्रिएट अ लॉगिन आईडी, और मनी कंट्रोल भी डाउनलोड कर दीजिए और उसमें लॉगिन कर दीजिए। मैं एक छोटा बायोलॉजिकल ब्रेक ले लेता हूँ, थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ, तब तक हम लोग अभी थोड़ी देर में वापस आने की कोशिश करते हैं। ओके, ट्रेंड लाइन और मनी कंट्रोल, ये दो ऐप आप डाउनलोड कर दीजिए। विल बी बैक इन 5 मिनट्स। चालू आवाज नहीं आ रही। किसे डालें मूवी मैंने किसी दिक्कत आकर एकदम प्रोजेक्ट दिया होना चाहिए फिल्म में करीम बताऊं कंप्यूटर में आप थोड़ी दिन चालू करें टाइम में कैरेक्टर सीखना है फिर वो तो चालू करें પછી પપ્પા કે પપ્પા મને નહીં આવડતો તો પપ્પા કે છે જો તો થાય નેટ ही ચાલે આમ अनलिमिटेड
એના સિવાય કે બીજું દેખાય આપણને? Okay, guys, everyone is back. Yeah. Okay. तो गाइज आपने ट्रेंड लाइन ऐप डाउनलोड कर दिया सबने? Yeah. अभी क्या है कि थोड़ा हम लोग ये कर सकते हैं, थोड़ा बातचीत करेंगे, तो आप अनम्यूट भी कर सकते हो और थोड़ा चर्चा करके लेट अस टॉक एंड लेट अस ट्राई टू डिस्कस विद ईच अदर व्हाट इज हैपनिंग। तो ट्रेंड लाइन ऐप में ऊपर सर्च स्टॉक्स करके आ रहा है, यस ओके। तो वो सर्च स्टॉक में चलो हम लोग सब ट्राई करते हैं कोई स्टॉक ढूंढने का। देखो गाइस, व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग, जब आप इंटरेक्शन कर रहे हो ना, उस टाइम पे आप ये चालू रखो माइक, बाद में तुरंत माइक म्यूट कर दो। किसी के माइक में से है ना बहुत ये सार्थ गोजरिया, आपका बहुत ये नॉइज आ रहा है, प्लीज आप म्यूट कर दीजिए माइक। ओके ओके। तो जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तब इसमें आप सर्च स्टॉक्स में कोई एक स्टॉक का नाम डालिए अंदर। समझो पावर ग्रिड, मैं पावर ग्रिड डाल रहा हूं, पावर GRID ग्रिड। ओके, हम लोग सब साथ में करेंगे। सर्च करो इसमें पावर ग्रिड डाल के, तो आपको उधर लिखा हुआ आ जाएगा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसको क्लिक करो, प्लीज ट्राई टू क्लिक दैट। व्हेन यू क्लिक दैट, एक मिनट गाइस, एक मिनट। ओके, सो जब आप इसमें पावर ग्रिड लिखते हैं तो आपको एक ये विंडो खुला होगा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 29.07 गेन फ्रॉम 52 वीक लो, बराबर है, दिख रहा है, राइट। फिर उसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखा रहे हैं, तो जो क्या है कि जो है ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम। ये दिख रहा है आपको, ड्यूरेबिलिटी कितनी है, वो कुछ स्कोर दिया है उसने आउट ऑफ 100, राइट। तो इफ यू कैन नॉट चैट, आप इसमें चैट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हैं। ओके, ड्यूरेबिलिटी आपको कितनी दिख रही है गाइस? 60, करेक्ट। तो ड्यूरेबिलिटी 60 है, वैल्यूएशन 49.3 है और मोमेंटम स्टॉक का 57.7 दिखा रहा है, राइट। करेक्ट करेक्ट। उसका मतलब क्या है कि ये ड्यूरेबिलिटी ये कंपनी की मतलब 100 में से 60 नंबर दे रहे हैं, वैल्यूएशन ठीक ठाक है और मोमेंटम भी ठीक ठाक है। ओके, अब इसको नीचे फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इसमें एक ईपीएस का चार्ट दिखा है, जो हमने बात की थी, अर्निंग पर शेयर, बराबर है। अर्निंग पर शेयर हमको देखना है कि अर्निंग पर शेयर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। तो उसमें एक ग्राफ दिखा रहे हैं हमको जो कि एक ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, राइट। राइट। तो ये एक आपको पॉइंट मिलेगा कि हाँ भाई, अर्निंग पर शेयर जो बोला था कि फंडामेंटल स्ट्रांग होगा तो अर्निंग पर शेयर अच्छा होगा, तो अर्निंग पर शेयर अच्छा है,
और ऊपर की तरफ जा रहा है। 1 पॉइंट, गुड पॉइंट नोटेड। अभी और नीचे स्क्रॉल करो तो आपको ये भी दिख रहा है कि भाई पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया was higher than average estimate for 3 times past 3 years। बराबर है, अच्छी इंफॉर्मेशन है। अब सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन ये ऐप में इधर दे रहा है स्वॉट एनालिसिस। दिखा, ग्रीन, येलो, ओ जो है ब्लू में है और टी जो है रेड में, थ्रेड। स्वॉट एनालिसिस ये कंपनी के दिखा रहा है, मतलब स्ट्रेंथ कंपनी की क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और खतरा क्या है, ये हमको स्वॉट एनालिसिस उधर दिखा रहा है। करेक्ट? हेलो, स्वॉट एनालिसिस दिखा सबको? Yes. Yes. किसी को नहीं दिखा? Is there anyone who is finding it difficult to find the SWOT analysis? Please let me know, guys. If you are finding it difficult, please let me know. तो SWOT एनालिसिस जब मिला उसमें आप सबसे पहले तो मैं थ्रेड देखता हूं, तो सबसे पहले हमको थ्रेड देखनी चाहिए कि भाई थ्रेड क्या है कंपनी में। तो इधर वो ज्यादा कुछ थ्रेड कंपनी को नहीं है ऐसा दिखा रहा है। बराबर है, ओके। अभी वीकनेस क्या है, डब्ल्यू पे क्लिक करो तो वीकनेस दिखाएगा हो कि भाई ब्रोकर डाउनग्रेड हुआ है, थोड़ा बेरिश है, डिक्लाइनिंग नेट प्रॉफिट है, ऐसा वो वीकनेस स्टॉक की दिखा रहा है। ओके, हमने नोट कर लिया कि भाई कुछ वीकनेस भी है। फिर अपॉर्चुनिटी क्या है, तो कुछ ब्रोकर्स ने अपग्रेड किया है तो डाउनग्रेड किया था, तो कुछ ब्रोकर्स ने अपग्रेड भी किया है। फिर ये कुछ एक्सपर्ट बेंजामिन स्क्रीनर पे अच्छा वैल्यू दिखा रहा है, चलो क्या है बेंजामिन अपने को मालूम नहीं है, ठीक है, कुछ अच्छा लिखा है इतना पता चला। हाई मोमेंटम स्कोर्स, टेक्निकल स्कोर्स ग्रेटर देन 50, मतलब टेक्निकल भी ये कंपनी साउंड है ऐसा बोल रहा है। ठीक है भाई, ये भी नोट कर लिया हमने। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम स्ट्रेंथ देखते हैं। स्ट्रेंथ क्या दे रहा है, तो एक कंसिस्टेंट हाई रिटर्न स्टॉक फॉर लास्ट 5 years। पिछले 5 साल से निफ्टी 500 का वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाला स्टॉक है। ये अच्छा पॉइंट हुआ। करेक्ट? हेलो, थोड़ा इंटरेक्शन कीजिए तो मुझको पता चलेगा कि आप ध्यान दे रहे हैं। बराबर है, करेक्ट। ओके। फिर इफेक्टिवली यूजिंग कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई कंपनी जो है वो जो पैसा है वो दिमाग लगा के प्रॉफिट जनरेट करने में लगा रही है। बराबर है, इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर्स फंड, अनदर वेरी गुड पॉइंट। फिर रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है पिछले 4 क्वार्टर से, अनदर गुड पॉइंट। एनुअल नेट प्रॉफिट्स इंप्रूविंग फॉर 2 years, अनदर गुड पॉइंट। कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेज, वेरी 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 गुड पॉइंट कि भाई कंपनी के प्रमोटर ने, ये केस में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही प्रमोटर है, पीएसयू है, पावर ग्रिड, राइट। तो कोई स्टॉक किसी को गिरवी नहीं रखा है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जो प्रमोटर ने स्टॉक गिरवी नहीं रखे हो। बराबर है। एफआईआईज आर इंक्रीजिंग स्टेक इन द कंपनी। आप सब जानते हैं कि जब एफआईआई स्टॉक खरीदने लगता है तो स्टॉक क्या होता है, रॉकेट बनता है। बराबर है। हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक। बराबर है। और म्यूचुअल फंड भी इंक्रीज कर रहा है। अभी म्यूचुअल फंड कोई स्टॉक लेता है तो काफी कुछ रिसर्च करने के बाद खरीदता है, क्योंकि उसको जवाब देना है अपने कस्टमरों को। तो म्यूचुअल फंड भी ये स्टॉक इंक्रीज कर रहा है पिछले 1 क्वार्टर से खरीदना। बराबर है, बराबर। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ ये कंपनी की फेवर में। ठीक है, अब ये आपको बहुत सारे स्ट्रेंथ और बहुत सारी वीकनेस, थ्रेड जो है कंपनी को, वो आपको बता गया। ओके, आपको डिसीजन करने में इससे काफी फायदा होगा। और आप आपके मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई, कोई किसी ने बोला इसलिए स्टॉक में लगाने के बदले, अच्छा विशाल बलिया ने बोला कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, थोड़ा मैं चेक कर लूं भाई क्या है फंडामेंटल इसके। 2 मिनट लगेगी, 3 मिनट लगेगी उसका स्वॉट पढ़ने के लिए। थोड़ा स्टडी करो ना,
थोड़ा अपना टाइम इन्वेस्ट करो। अनिल सिंघवी ने बोला, जी न्यूज ने बोला, सीएनबीसी ने बोला, एनडीटीवी प्रॉफिट ने बोला, जिसने भी बोला, 2 मिनट आपका पैसा लगाने से पहले 2 मिनट का रिसर्च तो करो। इन डेप्थ रिसर्च नहीं करते तो कोई बात नहीं, 2 मिनट का टाइम निकालो, जस्ट देख लो इस ऐप पे क्या बोल रहा है भाई ये ऐप, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कंपनी कर्जे में तो नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, ईपीएस कहां जा रहा है, कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, प्रमोटर खरीद रहा है, एफआईआई खरीद रहा है कि नहीं, कोई बड़ी थ्रेट तो नहीं है कि भाई एंटी डंपिंग ड्यूटी, इसका मेन जो रॉ मटेरियल था वो चाइना से आ रहा था, गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी तो नहीं लगा दी। ये सब इंफॉर्मेशन 2 मिनट के रिसर्च से आपको मिल जाएगी। तो आपका पैसा लगाने से पहले प्लीज ट्राई टू डू लिटिल बिट ऑफ रिसर्च। सब डेटा अवेलेबल है हमारे मैं जब 20-21 साल का था तो बहुत कुछ सर्वे करना पड़ता था, बहुत सारे एनुअल रिजल्ट उसके देखने पड़ते थे, तब ये डेटा मिलता था, जो कि अब बहुत आसानी से इधर आपको मिल रहा है, बहुत इजीली डेटा अवेलेबल है। प्लीज ट्राई टू यूज द डेटा एंड डोंट वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी। ठीक है, और नीचे स्क्रॉल करते हैं, फंडामेंटल पे जाते हैं, तो कंपनी का मार्केट कैप कितना दिखा रहा है, 155,482 करोड़, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, बराबर है। प्राइस टू अर्निंग 10.6 दिखा रहा है। अभी प्राइस टू अर्निंग का मैं एक फॉर्मूला आपको थंब रूल देता हूं, जो कंपनी का 0 to 15 में होता है पीई या प्राइस टू अर्निंग, 0 से लेके मतलब 1 से लेके 15, वो गिनी जाती है ओके वेरी गुड वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। जिसका पी 15 से 30 के बीच में होता है वो समझ लो कि भाई थोड़ी महंगी है कंपनी, और 30 के ऊपर जिसका वैल्यूएशन है, 30 के ऊपर पी है, वो महंगा शेयर है। 80,000 का शेयर महंगा नहीं होता है, अगर पी शेयर का 30 के ऊपर है तो वो महंगा होता है, और 5 रुपए का शेयर सस्ता नहीं होता है। पी अगर उसका 0 से 10 के बीच में है तो वो शेयर सस्ता होता है। समझिए, सस्ते महंगे की डेफिनेशन आप स्टॉक के प्राइस से मत तय करो, सस्ते महंगे की डेफिनेशन आपको तय करनी है शेयर का पीई रेशियो देख के। एक हम काम करते हैं, सुजलॉन देखते हैं, सुजलॉन एनर्जी बहुत फेवरेट शेयर है लोगों का, बराबर है, बराबर। काफी सस्ता भी है। इसके हम स्वॉट एनालिसिस देखते हैं, सीधा स्वॉट पे आ जाओ तो थ्रेट देखो, कंपनीज वेयर सब्सटेंशियल शेयर्स आर प्लेज्ड बाय इनसाइडर्स इन्वोक्ड बाय लेंडर्स, मतलब कंपनी के अंदर के लोगों ने बहुत सारे शेयर प्लेज कर दिए थे, और जिनको प्लेज किए थे उन्होंने भी बोला कि भाई हमको हमारा पैसा चाहिए, ये शेयर हमारे। बहुत बड़ी गड़बड़, 9 रुपये का शेयर है, लेकिन पहला ही थ्रेट पे बहुत बड़ी गड़बड़। इनसाइडर्स सोल्ड स्टॉक, मतलब कंपनी के खुद के लोग, मालिक खुद ही स्टॉक बेच रहे हैं। अभी कंपनी के खुद के मालिक को खुद की कंपनी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वही खुद ही शेयर बेच रहा है, तो क्या वो शेयर आपको पैसा कमा के देगा? जब कंपनी के मालिक को खुद को अपनी कंपनी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप क्यों कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो वो शेयर पे? बराबर है। इंक्रीज इन नॉन ट्रेंड कोर इनकम, मतलब कंपनी का जो धंधा है उसमें से पैसा नहीं कमा रहा है, कुछ और तरीके से पैसा कमा रहा है, तो कुछ और तरीका कुछ और भी हो सकता है, अलग टाइप का भी हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है। तो जहां पे ये इंक्रीज इन नॉन ट्रेंड कोर इनकम लिखा हो ना, वहां थोड़ा सावचेत हो जाओ, थोड़ा सावधान हो, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टिगेट कीजिए। ओके, जहां पे भी आपको इंक्रीज इन नॉन ट्रेंड कोर इनकम लिखा मिले वहां पे। ओके, थ्रेड भी बहुत, वीकनेस क्या है, वीकनेस देखो, हाई इंटरेस्ट पेमेंट, जो कंपनी कमा रही है उससे ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है, मतलब मैं 10 लाख कमा रहा हूं, 12 लाख इंटरेस्ट दे रहा हूं, ऐसी कंपनी आपको कमा के देगी पैसा? बेरिश हो गया है, प्रमोटर डिक्रीजिंग द शेयर होल्डिंग, कंपनीज विद वीक फाइनेंशियल्स, कंपनीज विद हाई प्रमोटर प्लेज, हाई प्रमोटर स्टॉक प्लेज,
तो ये कंपनी में आप पैसा डाल रहे हो तो आप गैम्बल कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो। कि जो कंपनी का मालिक खुद शेयर बेच रहा है और आप वो शेयर खरीद रहे हो, क्यों? बहुत सस्ता शेयर है भाई, 10 रुपए का शेयर है। ऐसा नहीं होता। ओके, हाँ कुछ स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि अभी कुछ न्यूज है कि भाई कोई खरीदने वाला है ये शेयर, या खरीद लिया है कुछ स्टेक अदानी ने, तो इसलिए कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद रहे हैं उसको। स्ट्रेंथ में देखो, FII भी खरीद रही है, स्टॉक गेन 20% इन 1 मंथ। बराबर है, ये सब हो रहा है क्योंकि कुछ न्यूज ऐसे आ रहे हैं इस कंपनी के बारे में, कोई ये कंपनी के शेयर खरीदने वाला है। बराबर है, लेकिन वो सब न्यूज भी होती है, हवा भी होती है, स्टॉक मार्केट में अफवाह भी होती है। ऐसी कंपनी में मैं क्यों पैसा लगाऊं जिसका प्राइस टू बुक वैल्यू नेगेटिव है, जिसका डिविडेंड 0 है, और जिसका प्रमोटर खुद पैसे निकाल रहा है वो कंपनी में से। अच्छा, जिसको आप महंगा समझते हैं वैसा एक स्टॉक देख लेते हैं, MRF देखते हैं। MRF में क्या बोल रहा है? MRF 80,000 के ऊपर का शेयर है ना। ओके, तो ये 84208 का शेयर है MRF। इसका स्वॉट एनालिसिस देखो, देखो इसका EPS भी हाई जा रहा है। बराबर है, थ्रेड क्या है? तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है क्योंकि आप इधर नीचे देखो पीई, तो पीई उसका 56.9 है, 30 के ऊपर है, तो शेयर एक्सपेंसिव है, वो मैं मानता हूं। दूसरा क्या है? थ्रेड नहीं, दूसरा थ्रेड कुछ नहीं है। वीकनेस क्या है? तो इनसफिशिएंट यूज ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, ये गलत बात है भाई। शेयर होल्डर ने बहुत पैसा लगाया, वो पैसा अनयूज पड़ा है उसके पास, एक्सपांशन नहीं कर रहा है। बराबर है, एक नेगेटिव। प्रमोटर्स डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, तो ये थोड़ी नेगेटिव बात। अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो राइजिंग डिलीवरी, लोग डिलीवरी ले रहे हैं। ब्रोकर अपग्रेड, ब्रोकर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें बहुत फायदा होने वाला है। मोमेंटम अच्छा है। स्ट्रेंथ देखो, तो स्टॉक्स वेयर म्यूचुअल फंड है इंक्रीज होल्डिंग, अभी म्यूचुअल फंड इंक्रीज कर रहा है तो कुछ बात होगी। कंपनी विद लो डेट, कंपनी पे उधारी ज्यादा नहीं है, वेरी गुड पॉइंट। कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेज, कंपनी ने शेयर गिरवी नहीं रखा है प्रमोटर ने, वेरी गुड पॉइंट। FII इंक्रीजिंग द स्टेक, वेरी गुड पॉइंट। MF इंक्रीजिंग द स्टेक, वेरी गुड पॉइंट। तो भले 80,000 का शेयर है, मैं इसमें पैसा लगाऊंगा, हालांकि वैसी कंपनी में जहां पे बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट सुजलॉन जहां पे हमने देखे। तो जो सस्ता दिखता है एक्चुअल में महंगा होता है, जो महंगा दिखता है एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में सस्ता होने के बहुत चांस है। समझ रहे हैं आप अभी फंडामेंटल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस? चलो, वन ऑफ द फेवरेट शेयर्स ऑफ स्टॉक मार्केट रिलायंस का एनालिसिस करते हैं। रिलायंस एंटर करो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सब कुछ एवरेज दिखा रहा है, ड्यूरेबिलिटी भी ओके है, वैल्यूएशन भी ओके है, और मोमेंटम भी ओके दिखा रहा है। ओके, फर्दर आगे चलो तो EPS कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, वेरी गुड पॉइंट। अभी मैं स्वॉट एनालिसिस पे जाता हूं, तो थ्रेट क्या है कंपनी का? रीसेंट ब्रोकर डाउनग्रेड्स इन रेको एंड प्राइस टारगेट, मतलब कुछ ब्रोकरों ने बोला कैसे भाव इसका कम हो सकता है। ओके, पॉइंट नोटेड, नेगेटिव पॉइंट है। वीकनेस क्या है? तो प्रमोटर ने खुद ने डिक्रीज किया है शेयर, अभी प्रमोटर ने खुद ने डिक्रीज किया है, लेकिन उसके सामने वो डिक्रीज करके प्रमोटर ने उधारी जो थी वो कम कर दी है। तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करोगे, लेकिन ठीक है, इधर बेसिक इंफॉर्मेशन तो एक अपने को मिली। अपॉर्चुनिटी क्या है? ब्रोकर प्राइस रेको अपग्रेड्स, अभी कुछ ब्रोकर ने डाउनग्रेड किया है, कुछ ब्रोकर ने अपग्रेड किया है। बराबर है, कोई खरीदने वाला है और कोई बेचने वाला है, तभी तो मार्केट चलती है। ओके, तो वो जो ब्रोकर ने कुछ ब्रोकर ने बेचने की सलाह दी थी, कुछ ब्रोकर ने खरीदने की सलाह दी थी, तो वो तो नेगेट हो गया है वो पॉइंट। ओके, अभी मैं स्ट्रेंथ पे आता हूं, तो म्यूचुअल फंड्स आर इंक्रीजिंग द स्टेक इन द कंपनी, पहला पॉइंट, वेरी गुड। राइजिंग नेट कैश फ्लो, वेरी गुड, कैश फ्लो ही बढ़ रहा है कंपनी का। ओके, फिर क्या है कि कंपनी विद हाई TTM EPS ग्रोथ हो रहा है, वेरी गुड। स्टॉक्स वेयर इंप्रूविंग कैश फ्लो, कई पॉइंट तो रिपीट होते हैं। टॉप इंडियन एक्सपोर्टर्स अमंग द लिस्ट ऑफ कंपनीज, वेरी गुड। एफिशिएंटली मैनेजिंग एसेट्स एंड जनरेटिंग प्रॉफिट, वेरी गुड। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट मार्जिन्स,
अगेन वेरी गुड पॉइंट. कंपनी विद लो डेप्ट, बोला ना वो स्टेक कुछ बेचा लेकिन डेप्ट कम कर दिया कंपनी ने, ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है. कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज, वेरी गुड. बुक वैल्यू इंप्रूविंग, नेट प्रॉफिट्स इंप्रूविंग, FII is increasing stake, mutual funds increasing the stake. तो ये आपको एक अंदाजा दे देता है कि भाई कुछ अच्छा ही हो रहा है कंपनी में, मेरा पैसा डूबेगा तो नहीं, राइट. अभी वैल्यूएशन फर्दर देख लेते हैं हम. वैल्यूएशन 26.2 है, मतलब बहुत सस्ता नहीं है लेकिन बहुत महंगा भी नहीं है, 30 से नीचे है. अब इसमें क्या होता है पीई में, इतना मैं आपको बहुत ही थंब रूल जैसा बहुत बेसिक नॉलेज दे रहा हूं, और आपको डीप नॉलेज चाहिए इसका, तो एक्चुअली तो हमारा बहुत 8-10 2-2 घंटे के लेक्चर वैसा कोर्स होता है जिसकी फीस 35,000 है, और जो स्पेशल ग्रुप के मेंबर्स के लिए उसमें 50% डिस्काउंट है, मतलब 17,500 है. तो उसमें आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे ना तो मैं बहुत डिटेल में ये सब समझाऊंगा. अभी तो ये 2 दिन हमारे पास हैं, 4 घंटे हैं, तो मैं आपको सब कुछ नहीं समझा सकता, इसलिए बहुत बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, बट बहुत काम की नॉलेज दे रहा हूँ. ये अगर आप ये जो अभी बोल रहा हूँ वो गांठ बांध देंगे ना तो आप कोई ट्रेनिंग नहीं लेंगे, कोई कोर्स नहीं करेंगे, कुछ आगे नहीं पढ़ते ना तो भी आपको बहुत काम आएगा. लेकिन आगे पढ़ना चाहिए, कोर्स भी करने चाहिए, और जितना हो सके आप कंटिन्यूअस अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे ना नॉलेज से, तो दैट विल बी द मोस्ट ग्रेटेस्ट थिंग टू हैपन फॉर योर इन्वेस्टमेंट जर्नी. तो ये एक बेसिक ट्रेनिंग कोर्स आप समझ सकते हैं, खुद आप मैच्योर लोग हैं, तो बेसिक ट्रेनिंग में और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग में क्या फर्क हो सकता है, बराबर है. तो जिनको भी आप में से पूरा प्रॉपर टेक्निकल और फंडामेंटल का कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग चाहिए, वो मुझको बाद में कांटेक्ट करना है. ये 2 दिन अभी तो जो मिल रहा है वो आप ले लो, उसके बाद किसी को और डिटेल में सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट करना, उसके लिए भी हम कुछ अरेंजमेंट करेंगे. ओके, तो प्राइस टू अर्निंग ठीक है. अभी जो फंडामेंटल्स है ना, मार्केट कैप आप देखो तो मार्केट कैप 173,833 1.7 करोड़ का है. अच्छा, मार्केट कैप से एक बात याद आई कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना तो मार्केट कैप कंपनी का क्या है उस पे खास 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 ध्यान देना चाहिए. क्यों? क्योंकि जिस कंपनी का मार्केट कैप कम होता है वो कंपनी में चांसेस ऐसे हैं, उस कंपनी के लिए चांसेस ऐसे हैं कि उसके प्राइस को मैनिपुलेट किया जाए. 100, 200, 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ की जो कंपनी होती है ना, उसके स्टॉक के प्राइस में कई बार मैनिपुलेशन ज्यादा होता है. लेकिन जितना बड़ा मार्केट कैप होगा उतना उस कंपनी के स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट करना, कुछ खेल करना मुश्किल होगा. आपने इसके तो रिस्क वगैरह सीरियल वीडियल देखी है, उसमें कैसे ऑपरेटर कुछ शेयर खरीद के उसका प्राइस बढ़ाते हैं, कुछ शेयर बेच के उसका प्राइस कम करवाते हैं. ये सब बेसिक नॉलेज आपको होगा. तो उसका रीजन ये है कि जब ऐसे हाथी जो होते हैं ना बड़े बड़े, रिलायंस, ITC, TCS, इन्फोसिस, इनके प्राइस को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है. जिसके शेयर्स फ्री फ्लोट में ज्यादा होते हैं उसके शेयर को मैनिपुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है. तो हमेशा बड़े मार्केट कैप, एक मिनिमम आप कट ऑफ बना लीजिए कि भाई 1000 करोड़ से कम की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है. मिनिमम वो कंपनी का साइज 1000 करोड़ होना चाहिए. इन रेयर केस 500 करोड़, और 500 करोड़ से नीचे अगर है ना तो बहुत थरो स्टडी करना चाहिए आपको, और उसके अकाउंट बुक्स, उसके प्रैक्टिकल्स, उसके थियरी वगैरह बहुत डीप स्टडी करके ही आप उसमें पैसे लगाना. ओके, तो एक ये बात हमेशा आप ध्यान रखना कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है. 1000 करोड़ एक कट ऑफ हो गया, 1000 करोड़ इज वन कट ऑफ, एंड द अदर कट ऑफ इज, मतलब इफ यू ट्रस्ट द कंपनी टू मच तो 500 करोड़. उससे छोटी मार्केट कैप की कंपनी में पैसे नहीं लगाओगे तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा. ओके, कमिंग बैक टू द फंडामेंटल एनालिसिस. अभी जो फंडामेंटल है ना उसको आप थोड़ा ऐसे अपनी राइट साइड स्क्रॉल कीजिए तो उधर आपको पी टू ग्रोथ और डिविडेंड यील्ड मिलेगा. मिल गया सबको कि किसी को दिक्कत है डिविडेंड यील्ड फाइंड करने में, किसी को कोई प्रॉब्लम?
Yeah. मिल गया ना? ओके। तो डिविडेंड यील्ड इसका 0.3% है। ओके, तो मतलब ये आपने 100 रुपए पे 30 पैसा डिविडेंड देता है आज के प्राइस पे। डिविडेंड यील्ड प्राइस ऊपर नीचे जाता है, उसके साथ ऊपर नीचे होता है, बट इसका डिविडेंड इतना ज्यादा देती नहीं है रिलायंस आजकल। धीरू भाई के जमाने में अच्छा डिविडेंड कभी देती थी, अभी इतना नहीं देती। तो ये हमने रिलायंस का स्टडी किया। अभी कोई गवर्नमेंट और कंपनी पकड़ते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को, IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ओके, एवरीबॉडी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 72.55 प्राइस है, देखा? Yes, yes. Yes. ड्यूरेबिलिटी ग्रीन में है, वेरी गुड। वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, 78, वेरी गुड। मोमेंटम इतना नहीं है शेयर का। ओके, नोट किया भाई मैंने। आगे बढ़ते हैं। ईपीएस ऊपर नीचे हो रहा है, पहले बहुत हाई था, फिर 2020 के बाद थोड़ा कम हुआ, अभी थोड़ा बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब ईपीएस भी ठीक ठाक ही है। और नीचे चलते हैं, फिर भी ये दिखा रहा है कि भाई ईपीएस हैज बीन हायर देन एवरेज एस्टीमेट ऑफ 2-3 इयर्स। मतलब लोगों ने जो अंदाजा किया था उससे तो अच्छा ईपीएस है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है। ओके, स्वॉट एनालिसिस, प्रॉफिट टू लॉस कंपनी। प्रॉफिट टू लॉस कैसे हुआ? क्रूड का प्राइस बहुत हाई पे खरीदना पड़ रहा है, और गवर्नमेंट ने तो रोक के रखा है भाई 190 से ऊपर नहीं जाना चाहिए पेट्रोल। ये तो पेट्रोल बनाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो कई बार कंपनी में कुछ गलती नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी है कि भाई पेट्रोल का प्राइस ये फिक्स है, अभी उसका इनपुट कॉस्ट से ज्यादा है तो लॉस है, लेकिन गवर्नमेंट की वजह से लॉस है। बराबर है, गवर्नमेंट कुछ रूल चेंज कर देती है तो भी कंपनी को लॉस हो जाता है। बट फिर भी ये इतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, वो मैं क्यों आपको समझाता हूँ। वीकनेस देखो, डिक्लाइनिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन, वो भी हमको पता है क्यों नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हुआ। अपॉर्चुनिटी देखो, बाय जोन में है स्टॉक, कंपनी जो है फिक्स्ड एसेट्स बहुत है कंपनी के पास। डिक्रीज इन प्रोविजन, तो वो भी क्या है, वो बाद में हम लोग डिटेल में स्टडी कर सके। स्ट्रेंथ देखते हैं, तो स्टॉक्स विद इंप्रूविंग कैश फ्लो इंप्रूव हो रहा है, वेरी गुड पॉइंट। टॉप इंडियन एक्सपोर्टर, वेरी गुड पॉइंट। इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, वेरी गुड। एफिशिएंट मैनेजिंग ऑफ एसेट्स, वेरी गुड पॉइंट। कंपनी विद रिड्यूसिंग डेट, तो ये जो ऑयल बॉन्ड नहीं लेके रखे थे पिछली गवर्नमेंट ने 2014 से पहले, वो सब बॉन्ड का वो रिड्यूस कर रही है, वेरी गुड पॉइंट। इंक्रीज पेट्रोल बॉन्ड्स, ऐसा कुछ आपने सुना होगा, डिटेल में अभी टाइम नहीं है ज्यादा चर्चा करने के लिए, लेकिन वो रिड्यूस कर रही है डेट। ओके, इंक्रीजिंग रेवेन्यू इन पास्ट 2 क्वार्टर्स से थोड़ा ऊपर जा रहा है, गुड। एनुअल नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग। कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेज, गवर्नमेंट ने कुछ इसके शेयर तो रखे नहीं है उस पे। FII इज इंक्रीजिंग द स्टेक, म्यूचुअल फंड इंक्रीजिंग द स्टेक, बराबर है। तो काफी स्ट्रेंथ भी मिले हैं। मार्केट कैप देखते हैं, मार्केट कैप तो 1 लाख करोड़ के ऊपर है, वेरी गुड। प्राइस टू अर्निंग 3.6, 1 से 15 मैंने बोला था, तो 3.6, मतलब ब्लाइंड बाय है, वेरी गुड। साइड में थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, डिविडेंड यील्ड देखने की कोशिश करते हैं। डिविडेंड यील्ड क्या है इसका, क्या दिख रहा है डिविडेंड यील्ड आपको? 15.71. नहीं, मेरे ख्याल से 11.6 होना चाहिए। 0.6. मनी कंट्रोल में 15.71. ओके, ट्रेंड लाइन पे कौन कौन है? ट्रेंड लाइन पे Amount ट्रेंड लाइन पे and- 11.6 है। Yes. मनी कंट्रोल ने कुछ डेट्स के हिसाब से कुछ किया होगा या कुछ होगा, बट एनीवे 11.6 डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या है? आप 100 रुपए का ये शेयर लेते हैं तो आपको 11 रुपए तो एक कंपनी डिविडेंड के रूप में वापस दे रही है। आपको एफडी में कितना मिलता है? एफडी आप करते हैं तो कितना मिलता है? 7-8 rupees. 7%, 8%. 7% मैक्सिमम, उसमें भी वो 5%, टीडीएस 4%. 5%, 4%, बराबर है। इधर आपको डिविडेंड ही 11.6% दे रही है, तो एफडी क्यों कोई करे? सीधा ये IOCL के शेयर लेके बैठ जाओ, 11% तो सीधा ये डिविडेंड मिल रहा है, प्लस 11% प्लस अगर इसका 10 रुपया प्राइस ऊपर चला गया तो 15-17% वो हो गया, तो 15-17 प्लस 12 27% आपको रिटर्न मिलने के चांस है।
और प्राइस वही का वही रहा, बढ़ा नहीं, तो भी 11.6 तो ये डिविडेंड दे रहा है, बराबर है। तो स्मार्टली इन्वेस्ट करो आपका मनी, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करो जो के डिविडेंड यील्ड जिनका अच्छा हो, पीएसयू। और एक चीज है कि जब इंपॉर्टेंट इलेक्शंस नजदीक आते हैं ना, या जनरल एक कोई सरकार के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा, एक जनरल ऑब्जर्वेशन है मेरा, तो जब कोई बड़े इलेक्शन आते हैं ना, लोकसभा के या इंपॉर्टेंट स्टेट्स के, राज्यसभा के, तो सरकारों को पैसा हाथ में चाहिए होता है, क्योंकि फ्री की कुछ चीजें देनी पड़ती है, लोन माफ करनी होती है, अच्छे रोड बनाने होते हैं, काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होता है। तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास आता कहां से? अभी ये इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, ये सब कंपनियों का डिविडेंड यील्ड क्यों अच्छा है? ये जो मैं नाम बोल रहा हूं वो आप कोई भी पढ़ लीजिए। अभी जो लोग हमारे स्पेशल ग्रुप में हैं उनको तो शायद दे माइट हैव फाउंड एक हाई डिविडेंड यील्ड बुकलेट भी मैंने निकाली थी, जिसमें 26 या 25, 15, 20, 26 कंपनियों के नाम थे जो बहुत हाई डिविडेंड यील्ड, बैंक के एफडीओ से कई गुना ज्यादा डिविडेंड देती हैं, दोस काइंड ऑफ कंपनीज। हेलो, बुकलेट नंबर 21। यस, तो उसमें काफी कंपनियों के नाम थे जो बहुत हाई डिविडेंड देती हैं, राइट। तो फिर ऐसी अच्छा, गवर्नमेंट की बात पे आ रहे थे, तो गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट का स्टेक इन कंपनियों में 50% से ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट पीएसयू है, तो वो डिविडेंड ज्यादा देगी तो गवर्नमेंट को ही ज्यादा पैसा आएगा। तो इलेक्शन के बाद तुरंत, जनरल इलेक्शन के बाद तुरंत, मतलब आज ये सरकार की नहीं बात कर रहा हूँ, 1960 से ऐसा ही होता है कि जब लोकसभा का जनरल इलेक्शन हुआ तो 1-2 साल डिविडेंड यील्ड कम होता है, लेकिन जैसे जैसे अगला इलेक्शन नजदीक आने लगता है ना, तो डिविडेंड यील्ड उस कंपनी का बढ़ता है। ये जनरल एक थंब रूल है, एक जनरल इंटरनल इंफॉर्मेशन है, इसको आप पकड़ के मत चलना, आप खुद आपका रिसर्च कर लेना। तो अभी 2023, 2024 में तो इलेक्शन आएगा, तो फिर 2023 में इसका डिविडेंड यील्ड कैसा होगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो एफडी में पैसा रखने से तो अच्छा है, कई लोगों को मैं ये सलाह देता हूं कि भाई पीएसयू के शेयर खरीद लो। जो शेयर 10, 15, 20 रुपया बढ़ा, उतना नहीं बढ़ेगा जितना रिलायंस बढ़ेगा, या अदानी पावर बढ़ेगा, या टाटा मोटर्स बढ़ेगा, या इंफोसिस बढ़ेगा, या टीसीएस बढ़ेगा, उतना नहीं बढ़ेगा। बट एक तो आपको आपके एफडी से तो ज्यादा रिटर्न दे देगा, बराबर है, और प्लस जितना बढ़ गया उतना बोनस। तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करो, मेक योर मनी वर्क हार्डर, ये इसको कहते हैं, बराबर है? यस और नो? यस यस। अब एक मैं आपको होमवर्क देता हूं, हम लोग है ना टेक्निकल्स पे कल जाएंगे कि भाई कैंडल स्टिक क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे सपोर्ट ढूंढा जाए, कैसे रेजिस्टेंस ढूंढा जाए, ये सब हम कल के सेशन में करेंगे। आज फंडामेंटल की हमने बात की, बहुत बेसिक बात की, अभी तो बहुत सारे फंडामेंटल हैं जो हमको देखने चाहिए, ढूंढने चाहिए। वो अगर आप जो हमारा मेन ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें कभी जुड़ने का मौका मिलता है आपको, नेक्स्ट बैच में हम 1-on-1 ट्यूशन भी लेते हैं, ओके। जो मैंने बोला 35,000 फॉर नॉन मेंबर्स और 17,500 फॉर मेंबर्स, तो वो है पर्सनल ट्यूशन, मतलब 1-on-1, आप और मैं सामने सामने होंगे, हम 2 ही लोग होंगे और हम आपको सिखाएंगे। और जो बैच होता है एक ग्रुप जैसे होता है कि 10-12 लोगों का ग्रुप जमा हो गया, तो उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, उसमें कम फीस होती है, बराबर है, उसमें 15,000 के करीब फीस होती है, और स्पेशल ग्रुप को वो कोर्स 7,500 में होता है। प्लीज गाइस म्यूट। ओके, तो वो 7,500 में अगर आप बैच में ज्वाइन करते हैं, 8-10 लोगों की बैच होती है, तो उसमें 7,500 फीस है। तो आप ज्वाइन करेंगे तो और भी डिटेल में बहुत कुछ सीखने मिलेगा, जिससे आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन अगर वो आप छोड़ दीजिए, आज जो जितना सीखा है उतना भी आप फोकस करेंगे ना,
तो भी आपको काफी कुछ सीखने मिल जाएगा। तो अभी एक मैं होमवर्क दूं बॉस, आप लोग करोगे? Yes. Yes, we will try. ओके, तो ये मनी कंट्रोल या फिर ट्रेंड लाइन में से आप सबको 5 या 6 स्टॉक ऐसे ढूंढने हैं जिसका वो तीन वो ग्रीन थे ना, ड्यूरेबिलिटी, फिर वैल्यूएशन और मोमेंटम, 3 में से कम 2 पॉइंट ग्रीन होने चाहिए, मतलब 60 के ऊपर होने चाहिए, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, 1000 करोड़ के ऊपर की। तो आप सोचो कंपनियों के नाम, अंदर डालो, क्या है स्वॉट एनालिसिस देखो, ड्यूरेबिलिटी कंपनी की अच्छी है, मोमेंटम अच्छा है और वैल्यूएशन अच्छा है। तीनों ग्रीन है तो बेस्ट। 3 में से अगर 2 ग्रीन वाले भी मिल जाते हैं, 2 ग्रीन फैक्टर के, भाई ड्यूरेबिलिटी और मोमेंटम अच्छा है, वैल्यूएशन थोड़ा आई है, चलेगा। वैल्यूएशन और मोमेंटम अच्छा है, ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कम है, नहीं चलेगा, बट ओके, एक्सरसाइज के लिए हम लोग चला लेंगे, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी तो होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग। देखो 50 के ऊपर, तो ही पैसा उसमें डालो, वरना मत डालो। तो ये ट्रेंड लाइन का यूज करके प्लीज आप 5 से 6 ऐसी कंपनियां ढूंढिए निफ्टी 500 में से जिसके एटलीस्ट 2 चीज ग्रीन में हो, 60 के प्लस होगा। Yes. Yes. तो कल हम उस पे आगे चर्चा करेंगे, वही कंपनियों के चार्ट बनाएंगे, उस पे देखेंगे कि क्या वो टेक्निकली कितनी स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है, टेक्निकल कितनी स्ट्रांग है, मोमेंटम किसको कहते हैं, उसका सपोर्ट क्या है, प्राइस का रेजिस्टेंस क्या है। तो जिस तरह से आज हमने फंडामेंटल बहुत इजीली कुछ बेसिक चीजें सीखने की ट्राई की, टेक्निकल्स भी आप घबराना मत, उतना ही इजीली मैं सिखाऊंगा, आपको नॉलेज दूंगा, ठीक है। और कल जिसने जिसने कल 6 बजे कल तक जो आज 2 घंटे और कल के 2 घंटे भी कंप्लीट कर लिए ना, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि उनका पैसा शेयर बाजार में डूबने के बहुत कम चांस है। ओके, सो इट इज ऑलमोस्ट 6 o'clock नाउ। तो अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपके हैं तो उसका हम लोग लास्ट 10 मिनट्स में देख सकते हैं। कोई डाउट हो आपके तो आप पूछ लीजिए मुझे, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। और बाकी का जो है फंडामेंटल्स को हम इधर एंड करके टेक्निकल्स पे हम लोग कल जाएंगे। टेक्निकल्स चार्ट क्या होते हैं, कैसे होता है, वो सब हम लोग कल चर्चा करेंगे कि भाई चार्ट क्या, क्यों जरूरत है चार्ट की। और फंडामेंटल हमने, तो फंडामेंटल के बेस पे अच्छी कंपनी, ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो, मोमेंटम अच्छा हो, सब ग्रीन हो, वैसा स्टॉक ले लिया। तो टेक्निकल की जरूरत क्या है, तो क्या जरूरत है वो हम देखते हैं कल। ओके, अभी आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए। वी हैव एन ओपन माइक सेशन नाउ। Good evening, Vishal. गुड इवनिंग। Sir, as we can notice के कुछ companies जिनकी prices बहुत high होती है, जैसे Reliance है, फिर MRF है, जिनका dividend ratio तो नहीं, पर specific dividend quarterly या annually 8 रुपए या 9 रुपए होता है। और कुछ ऐसी कंपनीज भी है जैसे IOC है जिनकी मार्केट प्राइस 72 रुपीज है, ITC है जिनकी 330 के आसपास है, उनका डिविडेंड रेशियो उन कंपनी से ज्यादा होता है। मतलब मार्केट में भाव कम होने के बावजूद भी उनका डिविडेंड रेशियो ज्यादा होता है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डिफाइन करना या ढूंढना कैसा होना चाहिए कि कौन से शेयर्स डिविडेंड मामले में अच्छे हैं? कुछ शेयर ऐसे रखो अपने पोर्टफोलियो में जिससे डिविडेंड मिले, कुछ शेयर ऐसे रखो जिससे आपको ग्रोथ मिले। टीम में एक हिटर चाहिए, ऋषभ पंत चाहिए, तो एक पुजारा भी चाहिए ना टेस्ट टीम में। वनडे की तो बात ही छोड़ दो, वनडे में तो क्या किया, अभी किसके सामने हार गए वो तो हमको मालूम है, बराबर है। लेकिन टेस्ट मैच कैसे बनती है टीम, बैलेंस से बनती है। आपको कुछ बहुत ही फास्ट बॉलर भी चाहिए, कुछ स्पिनर भी चाहिए, तो कुछ डिविडेंड वाले भी प्लेयर चाहिए और कुछ ग्रोथ वाले भी प्लेयर चाहिए। अभी कोई कंपनी के मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है, वो 330 रुपया होकर 30 रुपया डिविडेंड क्यों देता है या 15 रुपया डिविडेंड क्यों देता है, क्योंकि उसका वो है कि भाई मैं जो कमाऊंगा उसका 80% आईटीसी का मोटो है कि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ओके, रिलायंस का मोटो है भाई मैं जो कमाऊंगा वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। या गूगल का अभी जो
किसी ने गूगल के अभी सुंदर पिचाई की स्पीच सुनी थी कि इफ आई गिव यू अ गुड डिविडेंड, वो बोलता है सुंदर पिचाई, व्हाट विल यू डू विद दैट मनी? यू विल इन्वेस्ट दैट मनी समवेयर, which is better place than Google to invest the money. So I will give you very less dividend, but I will keep compounding your money by investing your money in my company, which will grow the price of the share exponentially. तो एक कंपनी फिलोसॉफी है, रिलायंस भी गलत नहीं है और एमआरएफ भी गलत नहीं है और आईओसी और आईटीसी भी गलत नहीं है। कंपनी की फिलोसॉफी है, पॉलिसी है कि भाई मैं जो कमाया वो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा या मैं जो कमाया उससे प्रोजेक्ट बड़े करूंगा। तो वो पैसा मैं अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। मेरी स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 टन है, मैं उसको 20,000 टन करूंगा। मेरी ऑयल प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी 25 लाख लीटर पर डे है, मैं उसको 50 लाख इन्वेस्ट करूंगा। कंपनी बड़ी होगी, कंपनी ग्रो करेगी, आपका पैसा भी ग्रो करेगा क्योंकि शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी बड़ी हो रही है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बड़ा हो रहा है। तो वो भी एक फिलोसॉफी है, ये भी एक फिलोसॉफी है। तो आप हिटर को भी लेकर रखो टीम में, डिफेंसिव प्लेयर को भी लेकर रखो टीम में। कोई मैच ड्रॉ करनी होगी, मार्केट गिर रही है, तब तो डिफेंसिव प्लेयर ही काम आएगा। तो हिटर 2 6 मार के एक दिन आपको लास्ट 5वां दिन टेस्ट मैच का ग्राउंड पे कैसे भी सर्वाइव करके निकालना है, तब हिटर क्या करेगा? 4 छक्के मारेगा, निकल जाएगा। भाई मेरे को तो 90 ओवर खेलने आज, तो पुजारा ही काम आएगा। Right? You got my point? Yes sir. Understood? Yes. कि नहीं पूरा क्लियर अंडरस्टैंड हुआ? नहीं I understood clearly कि Oh, इन लॉन्ग टर्म मार्केट दोनों का होना जरूरी है पोर्टफोलियो में। थैंक यू सो मच। Okay. Any other questions? Sir, what is zero promoter pledge? Aditya, your voice is not clear. Please, can you repeat? What is zero promoter pledge? हाँ, प्रमोटर प्लेज जो है मतलब प्लेजिंग जो बोलते हैं ना कि गिरवी रखा। Yes. तो कई बार कंपनी क्या करती है कि उधार लेती है, लेकिन उधारी के सामने अपने जो शेयर्स होते हैं, मैं समझो हैप्पी कैंडल्स का मैं मालिक हूं, मुझको उधारी चाहिए, तो सामने वाला कुछ बायलैटरल तो मांगेगा, भाई तेरी दुकान गिरवी रख, तेरी गाड़ी गिरवी रख, तेरा घर गिरवी रख, ऐसा बोलेगा ना। तो उसके सामने मैं बोलूंगा मैं दुकान गाड़ी घर तो नहीं रखूंगा, मेरी कंपनी के शेयर्स ही आपको 25% दे देता हूं, उसके बदले में आप मुझे ये 10 लाख रुपया दो, और जब मैं आपके पैसे दे दूं वापिस, तो आप मुझे मेरे शेयर्स वापिस दे देना। तो ये हो गया प्लेजिंग, मतलब गिरवी रखना। तो हाई प्रमोटर प्लेज मतलब उसने उधारी वैसे कुछ एसेट्स गिरवी रख के नहीं लिए हैं, लेकिन शेयर्स गिरवी रख के लिया है। तो भी कंपनी का उधारी है, वो एक टाइप की उधारी है, लेकिन अलग तरीके से ली हुई उधारी है। Okay, sir, understood. प्लांट गिरवी रख के नहीं ली है, लेकिन शेयर्स गिरवी रख के लिए। ठीक है? Yes. And what is meant by price to book value? What? Price to book value. मतलब बुक वैल्यू शेयर की होती है कि भाई उसका सब एसेट्स मिला के क्या, वो थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, ऐसा टॉपिक है। मैं आपको कल सिखाने की ट्राई करता हूँ, या फिर आप 1-on-1 कभी मुझे बात कर लीजिए, क्योंकि वो एक्सप्लेन करने में आधा 1 घंटा लगेगा। बट बुक वैल्यू होती है एक शेयर की कि सब एसेट्स मिला के वो उसका एक्चुअल प्राइस क्या है वो डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। वो जो डिटरमाइन प्राइस की उसके सामने वो शेयर की एक्चुअल वैल्यू क्या है। जंत्री होता है, जमीन के मैटर में जंत्री होता है, आपको पता है कि भाई जंत्री जो होता है वो 10,000 होता है जमीन का, बट एक्चुअली बिल्डर तो आपको 20,000 के पर मीटर के उस पे पैसे लेता है। तो ये बुक वैल्यू मतलब एक टाइप का जंत्री हुआ शेयर का। Okay, okay, understood. वो थोड़ा बहुत तो पता चल गया। तो प्राइस जो है वो बुक वैल्यू से कितनी ज्यादा है, उस पे से वो प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो डिसाइड होता है। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, एक्चुअली बहुत डीप टॉपिक है, बट इट इज समथिंग लाइक दैट, जंत्री ऑफ द जमीन। Okay, sir. Any other questions?
Okay guys, it is already 6 PM, so we'll call it a day. और हम लोग कल आपको जो होमवर्क दिया है वो आप करके आना, और फिर हम वही कंपनियों के जो आप नाम देंगे उनके चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, और वो चार्ट समझने की कोशिश करेंगे, और वो ट्रेडिंग व्यू आप जरूर डाउनलोड कर लेना कल आपके मोबाइल में एज वेल एज आपके लैपटॉप में। और अगर लैपटॉप और मोबाइल दोनों लेके बैठ सकते हो तो इट विल बी ग्रेट, क्योंकि दोनों साथ में होंगे, उसका जरूरत पड़ेगा हमको। ओके, चार्ट बनाना है या वो करना है तो उसके लिए। ओके गाइस, ओके देन, हैव अ नाइस इवनिंग, और कल 4 बजे मिलते हैं। प्लीज ट्राई टू कम ऑन टाइम सो दैट हम लोग एक प्रॉपर वे में इसको आगे बढ़ा सकते हैं। टाइम बहुत कम है, काफी सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, पूरा टेक्निकल एनालिसिस बाकी है जो कल हमको कवर करना है। ठीक है गाइस, हैव अ गुड इवनिंग, थैंक यू सर। बाय Thank you. बाय बाय, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो।